दूसरा सिस्टम देखो, ऐसे नोड ने फायर किया, इंपल्स एवी नोड पे आया, और ये इंपल्स जो था राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में भी गया, और यहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे था, और इस एक्सेसरी पाथवे से ये तुरंत इधर चला गया, और इधर जाके ये घूम के एवी नोड के थ्रू बाहर निकला, और ये वापस से इस लूप में चल रहा है। तो आप देखो कि एक्सेसरी पाथवे से दो तरीके का कंडक्शन हो सकते हैं। या तो ये वाला हो सकता है जो हमने WPW सिंड्रोम में अभी देखा, कि लेफ्ट एट्रिया से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गई वाया दिस एक्सेसरी पाथवे, राइट। अगर ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज एंटीड्रोमिक सर्कुलेशन। एंटीड्रोमिक इसलिए बोला है कि आपको ये देखना है कि एवी नोड में कंडक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट में हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, एवी नोड के यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है, एवी नोड के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, एंटी हो गया है। तो अगर इस तरीके का डायग्राम आ रहा है कि WPW सिंड्रोम में यही हो रहा है कि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से घूम के सेप्टम से होता हुआ वापस ऊपर आ गया, अगर ऐसा कंडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एंटीड्रोमिक। तो एंटीड्रोमिक कंडक्शन, इट इज सीन वेयर इट कैन बी सीन इन WPW सिंड्रोम, एंड हियर यू कैन सी दैट द कंडक्शन इज हैपनिंग वाया द एवी नोड ओनली, बट ये घूम के इधर से वापस ऊपर आ रहा है, इधर से घूम के ऊपर आ रहा है। अगर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोड्रोमिक। ऑर्थोड्रोमिक ऑर्थोड्रोमिक उस कंडीशन में होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे है, लेकिन वो एक्सेसरी पाथवे एवी नोड से भी स्लो है, एवी नोड से भी स्लो है। एक्सेसरी पाथवे तो है लेकिन एवी नोड से स्लो है, तो इंपल्स जो होगा वो एवी नोड के थ्रू जाएगा और यहां से होता हुआ वापस ऊपर आएगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोड्रोमिक, and this is called as antidromic. So WPW syndrome comes under the category of antidromic, right? So this is just to make you understand the term about the orthodromic and antidromic that you might see in some of the options in the ECG. Then the next pathology that we are discussing is the pathology of the Q wave. नॉर्मली जो Q wave होता है, that should fit in one small box, एक छोटे स्मॉल बॉक्स में फिट हो जाना चाहिए, ना तो डेप्थ उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ना विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, एक स्मॉल बॉक्स में क्यू वेव नॉर्मली फिट हो जाना चाहिए। अगर क्यू वेव एक स्मॉल बॉक्स से बड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल क्यू वेव, और पैथोलॉजिकल क्यू को हम लिखते हैं कैपिटल क्यू से, दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल क्यू वेव एंड रिटन एज कैपिटल क्यू वेव। ये कैपिटल क्यू वेव हमें तीन कंडीशन में याद रखना है। एक तो ये हमें दिखाई देता है ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, अगर किसी को पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो मायोकार्डियम में उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, यू कैन हैव द लार्ज क्यू वेव। Then large Q wave can also be seen in HOCM patient. We have discussed in hypertrophic cardiomyopathy, we have discussed about this कि उन patients के अंदर भी हमें large Q wave देखने को मिल सकता है। The third is very important, pulmonary embolism. These are the three conditions where we can have the large Q wave. Old MI तो मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पढ़ाया था, वहां पे लार्ज क्यू आ सकता है। HOCM में मैंने आपको बताया लार्ज क्यू आ सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म वी विल डिस्कस इन द रेस्पिरेटरी पार्ट, जब हम पूरे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें भी मैं वापस से आपको बताऊंगा कि उसके अंदर भी लार्ज क्यू आ सकता है। बट क्योंकि अभी हम ECG वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दो MCQ आते हैं, कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ECG चेंज एंड व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक ECG चेंज। मोस्ट कॉमन ECG चेंज होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक ब्लड क्लॉट फंस गया, उसको हमने बोल दिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो मोस्ट कॉमन ECG चेंज होता है साइनस टेकीकार्डिया, साइनस टेकीकार्डिया की हार्ट रेट का बढ़ जाना, दैट इज साइनस टेकीकार्डिया। द मोस्ट स्पेसिफिक चेंज को बहुत ही पिक्यूलियर तरीके से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं S1 Q3 T3 पैटर्न, S1 Q3 T3 पैटर्न। Now what is the meaning of S1 Q3 T3 पैटर्न? अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कि उसकी पल्मोनरी आर्टरी में कोई ब्लड क्लॉट फंस गया है, आपको क्या करना है, उसका ECG करना है और फर्स्ट और थर्ड लीड को देखना है, फर्स्ट और थर्ड लीड को देखना है, फर्स्ट और थर्ड लीड को देखना है। व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द फर्स्ट एंड थर्ड लीड इज, फर्स्ट में आपको S वेव के अंदर चेंज दिखेगा। S वेव जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डीप S, और उसको हमने लिख दिया क्योंकि फर्स्ट लीड में दिखता है इसलिए इसको बोल दिया S1। थर्ड लीड के अंदर आपको दो चेंज दिखेंगे, एक तो आपको दिखेगा लार्ज क्यू वेव एंड यू विल सी दैट द T वेव हैज बिकम इन्वर्टेड। T वेव जो है उल्टा हो गया, अंदर की तरफ चला गया, इट इज इन्वर्टेड T वेव। सो थर्ड लीड में हमें दो चेंज दिखेंगे, लार्ज क्यू एंड इन्वर्टेड T।
और इन तीनों को एज अ क्लब हम लिखते हैं S1Q3T3 पैटर्न। S1 मतलब कि फर्स्ट लीड में डीप एस वेव आ रहा है, Q3 का मतलब है थर्ड लीड में डीप क्यू वेव आ रहा है, एंड T3 का मतलब है कि थर्ड लीड में ही हमें टी वेव जो इन्वर्टेड दिख रहा है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ दिख जाती है उसको हम बोलते हैं S1Q3T3 पैटर्न, एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट। सो लार्ज क्यू वेव कैन बी सीन इन दीज थ्री कंडीशन। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हमारे को फीवर होता है तब भी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईटियोलॉजी। जब भी ऐसा बोला जाता है कि आपका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो हार्ट रेट 10 से बढ़ जाती है। मान लीजिए मेरी हार्ट रेट अभी 75 है, अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो मेरी हार्ट रेट 75 की जगह 85 हो जाएगी। सो व्हाट इज रिटन हियर, मोस्टली इन फीवर हार्ट रेट इंक्रीजेस, हार्ट रेट बढ़ता है। लेकिन if there is decrease in the heart rate during fever, अगर ऐसा हो जाता है कि फीवर में हार्ट रेट कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, and this is seen in typhoid fever. This can be seen in Coxiella brunetti infection, means the Q fever. This can be seen in chlamydia infection. Even sometimes can be seen in Lyme disease. So जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट कि नॉर्मली तो क्या होता है कि हार्ट रेट जो होता है वो जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है हार्ट रेट बढ़ता है, लेकिन अगर वो बढ़ नहीं रहा है, रादर कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, इट्स आल्सो कॉल्ड एज फेजेट साइन, दैट इज सीन इन टाइफाइड फीवर, वेरी क्लासिकल इन टाइफाइड फीवर, कॉक्सिलिया ब्रुनेटी, क्लैमिडिया इन्फेक्शन में हमारे को ये सब देखने को मिल सकता है, राइट। That is nothing to do with the ECG as of now, but what we are discussing right now is कि large Q wave मतलब कि Q wave जो है वन स्मॉल बॉक्स से बड़ा किस किस कंडीशन में हो सकता है, इट कैन बी सीन इन 3 कंडीशन, इट कैन बी ओल्ड एमआई, इट कैन बी HOCM, इट कैन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमें 2 क्वेश्चन याद रखने, दोनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्पेसिफिक। मोस्ट कॉमन चेंज है साइनस टैकिकार्डिया और मोस्ट स्पेसिफिक चेंज है S1Q3T3 पैटर्न, राइट। थैंक यू। In this, we are going to discuss about the various types of arrhythmia. These are the 7 main arrhythmias that we are going to discuss. Now, you may have heard about the term ventricular arrhythmia and the supraventricular arrhythmia. What is the meaning of that? The meaning of that is हमें ये देखना होता है कि arrhythmia जो ट्रिगर हुआ है उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे लोकेट कर रही थी। उसको लोकेट करने का जो तरीका है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो इस AV नोड के ऊपर थी या वेंट्रिकल के अंदर थी। अगर प्रॉब्लम वेंट्रिकल से थी और उसकी वजह से अरिथमिया हुआ, इफ द अरिथमिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम, कि मान लीजिए यहाँ पे एक एक्टोपिक फोकाई बन गया था और वो फायर करने लग गया था और उसकी वजह से अरिथमिया ट्रिगर हुआ, तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर अरिथमिया। इफ द प्रॉब्लम इज इन द वेंट्रिकल एंड लीडिंग टू अरिथमिया, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर अरिथमिया। और अगर प्रॉब्लम एवी नोड या एवी नोड के ऊपर थी और उसकी वजह से अरिथमिया हुआ, वेंट्रिकल में नहीं थी, वेंट्रिकल से ऊपर थी प्रॉब्लम, देन दैट इज कॉल्ड एज सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया। सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अरिथमिया, द सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। अब यहां पे हमें एक और चीज समझनी होगी कि मान लीजिए एक पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया है, मतलब कि यहां पे कहीं पे प्रॉब्लम है और उसकी वजह से अरिथमिया हो गया, वो एक्टोपिक फोकाई फायर कर रहा है, उसकी वजह से अरिथमिया हो गया, तो वो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होंगी एट्रिया के अंदर वो हैप्पीजार्ड चलेगी। अब ये जाके टकराएगी एवी नोड से, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर जाने का तो एक ही रास्ता था, एवी नोड। तो जब एवी नोड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड, ये ऐसे रैंडमली किसी को भी नहीं जाने देता, एट्रिया में कुछ भी चल रहा है चलने दो, इसका मतलब नहीं कि वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एवी नोड स्ट्रॉन्ग है। एवी नोड स्ट्रॉन्ग है। सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया में क्या होता है कि एवी नोड तो खराब नहीं हुआ ना यार, एवी नोड के ऊपर प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होता है दैट कि यहां से जो इंपल्स जाएगी वो तो अच्छे से ही जाएगी और उसके बाद में बंडल ऑफ फेस, लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, और वेंट्रिकल में जैसे नॉर्मल डीपोलेशन होता है वैसे ही होगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी को सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया है, प्रॉब्लम जो थी वो वेंट्रिकल के ऊपर थी, तो क्या उसके QRS में कोई ज्यादा चेंज दिखेंगे आपको? QRS तो वेंट्रिकल की वजह से आता है ना यार, वेंट्रिकल में तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई,
तो QRS में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. द QRS may be normal, the QRS may be normal or even sometime narrow also, but the QRS will not be wide. QRS will not be wide because क्योंकि पुर्किंजे फाइबर्स काम कर रहे हैं ना, तो QRS जो है वो तो अच्छे से ही आएगा. लेकिन अगर मान लीजिए किसी को वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, किसी को वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, एक्टोपिक फोकाई था यहाँ पे, उसने फायर किया, तो अब यहां से अगर फायर होगा ना, तो वो पुर्किंजे फाइबर को तो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुर्किंजे फाइबर तो बहुत लोयल है. अगर आपको पुर्किंजे सिस्टम यूज करना है तो इंपल्स को आपको बंडल ऑफ हिस्स और वहां से लेके आना पड़ता है. अगर एक्टोपिक फोकाई ने फायर किया तो फिर इंटरमायोसाइट कंडक्शन होगा. पुर्किंजे सिस्टम तो कहेगा मैं तो नहीं लेके जा रहा, इसको खुद से लेके जाओ, तो इंटरमायोसाइट कंडक्शन तो स्लो होता है. तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में क्या होता है कि इंटरमायोसाइट कंडक्शन होना है, और इंटरमायोसाइट कंडक्शन इज स्लो, तो वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट अ ब्रॉड QRS. तो हमारा एरिथमिया में क्या होता है कि जैसे ही हम ECG देखते हैं ना एरिथमिया की, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि QRS को क्या हो रखा है, QRS वाइड हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर QRS वाइड हो गया, 2.5 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा हो गया, वाइड QRS वेंट्रिकुलर एरिथमिया. और अगर ये नॉर्मल है QRS या नैरो है, मींस इट इज अ सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया. सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू दैट कि वाइड QRS और नैरो QRS आता क्यों है, सुप्रावेंट्रिकुलर में क्या होता है, वेंट्रिकुलर में क्या होता है. क्योंकि क्या हो रहा है, सुप्रावेंट्रिकुलर में जो प्रॉब्लम है वो एट्रिया के अंदर है. AV नोड और उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार. तो AV नोड तो अच्छी इंपल्स को ही आगे जाने देगा, तो वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, और वेंट्रिकल में प्रॉब्लम नहीं आती तो QRS नॉर्मल रहता है सुप्रावेंट्रिकुलर में. लेकिन वेंट्रिकुलर में तो वेंट्रिकल के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसीलिए QRS जो होगा ब्रॉड हो जाएगा. Once we are clear with that, you can see these are the various names, and नाम से हम पता लगा लेंगे कि सुप्रावेंट्रिकुलर है कि वेंट्रिकुलर है. देखिए, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये तो सब हो गए वेंट्रिकुलर अरिथमियास. These all are the ventricular arrhythmia. Whereas the atrial fibrillation, atrial flutter, multifocal atrial tachycardia, supraventricular tachycardia, इनके तो नाम में ही या तो एट्रिया आ रहा है या सुप्रावेंट्रिकुलर आ रहा है. So these are the supraventricular arrhythmias. So we are having two types of arrhythmia. Based where is the pathologies? वेंट्रिकल के ऊपर थी तो सुप्रावेंट्रिकुलर हो गया, और वेंट्रिकल से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई तो वेंट्रिकुलर हो गया. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है ECG के अंदर. सबसे पहले हम देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन को. एट्रियल फिब्रिलेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि एट्रिया के अंदर बहुत सारे फोकाई बन जाते हैं और वो सब अपने हिसाब से फायर कर रहे हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फोकाई एंड दे आर फायरिंग ऑन देयर ओन. उसकी वजह से क्या होता है कि एट्रिया के अंदर इतने सारे फोकाई फायर करने लग जाते हैं. नॉर्मली हमारे एट्रिया का जो हमारे हार्ट का जो पेस मेकर है वो है ऐसे नोड, वो फायर करता है और उसकी वजह से इंपल्स जो होती है वो अच्छे से कंडक्ट करती है, सब जगह जाती है. लेकिन अब इस पेशेंट में प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके हार्ट में मतलब कि एट्रिया के अंदर इतने सारे फोकाई बन गए, वो खुद से फायर कर रहे हैं और सब अपने आप के पेस में कर रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए ये वाले ने फायर किया तो ये पास वाली मसल को डीपोलराइज करेगा, इतनी देर में इसने फायर कर दिया तो ये किसी दूसरी मसल को करेगा, ये किसी दूसरे मायोसाइट को करेगा, ये किसी दूसरे मायोसाइट को. तो हैप्पैज़ार्ड डीपोलराइजेशन चलता रहता है. तो हैप्पैज़ार्ड होने से एट्रिया जो होते हैं वो ऐसे ऐसे ट्विच करने लग जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट तो करते नहीं, ऐसे ऐसे ट्विच करते रहते हैं. So atrial fibrillation में basic problem is there are hundreds of foci are there which are firing, so there is going to be twitching of atria. Twitching of atria होगा. Atrial fibrillation को देखने का सबसे बढ़िया लीड होता है सेकंड लीड, द लॉन्ग सेकंड लीड. वैसे मोस्ट ऑफ द अरिथमिया सबसे बढ़िया सेकंड लीड में ही दिखते हैं. QRS बिकॉज ये तो एक सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया है, सो द QRS इज गोइंग टू बी नैरो. केवल वेंट्रिकुलर अरिथमिया में QRS जो होता है वो वाइड होता है. इसमें हार्ट रेट जो होगी इट इज गोइंग टू बी मोर देन 150 पर मिनट. इट्स अ टैकीआरिथमिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टू आइडेंटिफाई दिस इन एनी गिवन MCQ इज द RR इंटरवल. आप देखो एट्रियल फिब्रिलेशन में RR इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया. इररेगुलर तो है ही है और इररेगुलरिटी का कोई पैटर्न भी नहीं है. सो दिस इज इररेगुलरली इररेगुलर. irregularly irregular RR interval. The most important word irregularly irregular RR interval. irregular rhythm है. जैसे ही आप ये देखो ना, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए एट्रियल फिब्रिलेशन. irregular rhythm देखते ही एट्रियल फिब्रिलेशन. एंड क्योंकि इसके अंदर तो क्या हो रहा है कि यार एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे ना यार, वो तो ऐसे ऐसे ट्विच कर रहे हैं. वो ऐसे ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सो मेनी फोकाइज आर फायरिंग. एट्रियल डीपोलराइजेशन हो ही नहीं रहा है. अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो पी वेव आएगा ही नहीं. Instead of P wave, you will see some vibrations.
आप देखो पी वेव की जगह पे आपको इस तरीके के वाइब्रेशंस दिख रहे हैं, रैंडम अंडुलेशंस आते हैं. सो नो आइडेंटिफाइबल पी वेव. आप कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं सकते कि कहां पे पी वेव है. नो आइडेंटिफाइबल पी वेव. So this is called as atrial fibrillation, irregular RR interval, and the P wave is not identifiable, non-identifiable P wave. This patient can have different symptoms. Some patient will have the dizziness, some patient will have syncope, even some patient can be asymptomatic also. A patient of atrial fibrillation can be asymptomatic also. किसी को syncope depend करेगा ना कितना severe है. Can be seen with hyperthyroidism. हाइपरथायराइडिज्म के साथ भी देखने को मिलता है. इवन इट इज सीन विद हाइपोनेट्रीमिया. इट इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज ICU admitted patients. The Kussmaul sign means, what is Kussmaul sign is कि on inspiration normally the JVP decreases. On inspiration normally JVP decreases. So अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्पिरेशन करने पे जेवीपी डिक्रीज हो रहा है, अगर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं कुस्मोल साइन. लेकिन अगर ऑन इंस्पिरेशन जेवीपी फॉल हो रहा है, सी हियर नॉर्मली ऑन इंस्पिरेशन जेवीपी फॉल्स, बट इफ ऑन इंस्पिरेशन जेवीपी इंक्रीजेस, अगर इंस्पिरेशन पे जेवीपी बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड एज कुस्मोल साइन. Called as Kussmaul sign. On inspiration, if the JVP increasing, normally तो आपके और मेरे, मान लीजिए मेरा जुगुलर वेन का प्रेशर है 5, मैं इंस्पिरेशन करूंगा, होल्ड करूंगा तो मेरा जेवीपी थोड़ा सा कम हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है, अगर जेवीपी बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं कुस्मोल साइन. देन हियर व्हाट यू कैन सी इज कि आप देखिए यहाँ पे दो डॉक्टर एक साथ एक पेशेंट की हार्ट रेट चेक कर रहे हैं. एक तो चेक कर रहा है ऑस्कल्टेशन से, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्कल्टेटरी मेथड, auscultatory heart rate, and the second one is doing the male one is checking the heart rate by the palpation, so that is the palpatory heart rate. So अगर आप मान लीजिए मेरी हार्ट रेट चेक करेंगे, एक जना ऑस्कल्टेशन से करेगा, एक जना पल्पेशन से करेगा. So if you check the heart rate, two persons simultaneously, the heart rate is going to be exactly same. But what happens is in a patient of atrial fibrillation, अगर हमने atrial fibrillation में इस तरीके से हार्ट रेट चेक की, ऑस्कल्टेटरी हार्ट रेट एंड पल्पेटरी हार्ट रेट, तो उसमें डिस्क्रिपेंसी आएगी, मतलब कि नंबर्स अलग अलग आएंगे. ऑस्कल्टेटरी हार्ट रेट विल बी रिलेटिवली मोर एंड द पल्पेटरी हार्ट रेट विल बी रिलेटिवली लेस. डिफरेंस आने लग जाता है दोनों हार्ट रेट में. तो ये मेल जो डॉक्टर है ये तो बताएगा, से फॉर एग्जांपल हार्ट रेट उसको फील हुई 70, वो फीमेल डॉक्टर बोलेगी कि मेरे को तो फील हुआ 85. So what you can see is there is a discrepancy, और अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी आती है इसको हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट. So the pulse deficit is auscultatory heart rate minus pulpatory heart rate, and in atrial fibrillation the difference is going to be more than 10. more than 10 का डिफरेंस आता है atrial fibrillation में. इसको ठीक कैसे करेंगे? For the rate control you are going to give a beta blocker such as esmolol, metoprolol. दूसरा, इसकी रिदम जो थी इरेगुलर थी, उसको रेगुलर बनाने के लिए वी कैन यूज इबुटिलाइड, वी कैन यूज अम्योडेरोन, इबुटिलाइड और अम्योडेरोन. अगर किसी को बार बार एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो फिर उसको प्रोफिलैक्सिस देना है, और प्रोफिलैक्सिस में वी कैन गिव अम्योडेरोन. सो अम्योडेरोन जो होता है वो ट्रीट भी करने में काम आता है और प्रोफिलैक्सिस के लिए भी काम आ जाता है अम्योडेरोन फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट एट्रियल फिब्रिलेशन. बट सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड किसी भी एमसीक्यू में एट्रियल फिब्रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इरेगुलर रिदम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. द मोमेंट यू सी दैट वर्ड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एट्रियल फिब्रिलेशन. द नेक्स्ट इज एट्रियल फ्लटर. एट्रियल फ्लटर जो होता है, अगेन इट्स रिलेटिवली वेरी इजी टू आइडेंटिफाई इन द ईसीजी. यू विल हैव अ वेरी पिक्यूलियर पैटर्न इन द पी वेव शेप. पी वेव जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. इट्स लुकिंग लाइक अ सो टूथ, लुकिंग लाइक समथिंग लाइक दिस, the sawtooth pattern. So we are having this sawtooth pattern, and this sawtooth pattern it is seen in second, third and AVF, means the inferior leads. Inferior leads में sawtooth pattern आ रहा है, it is going towards atrial flutter. Then we have, और इसका treatment more or less same as atrial fibrillation.
देन द नेक्स्ट इज मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया. मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट विल बी द हिंट इन द एमसीक्यू. मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया सबसे बढ़िया आइडेंटिफाई होता है सेकंड लीड के अंदर, और ईसीजी में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. आपने जैसे मान लीजिए सेकंड लीड ईसीजी देखा, इट विल लुक लाइक दिस. somewhat like this. Now what I have did is I have made two changes here. आप पी वेव का शेप देखो. नॉर्मली जो पी वेव होता है ना, वो सेकंड लीड में सब जगह एक जैसा दिखना चाहिए, सब जगह एक जैसा दिखना चाहिए. लेकिन अगर आप इसके पी वेव की मॉर्फोलॉजी देखोगे तो पी वेव की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, और आपको कम से कम 3 मॉर्फोलॉजीज डिफरेंट देखने को लिख जाएगी. यू विल बी एबल टू फाइंड 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ द पी वेव. एंड सेकेंडली यू विल बी एबल टू सी कि आर इंटरवल जो है वो चेंज हो रहा है. इट इज इरेगुलर. So, multifocal atrial tachycardia, there are two things. The first is there is going to be more than or equal to 3 morphology of the P wave. एक तो P wave का शेप चेंज होता जा रहा है, प्लस there is going to be irregular rhythm. That is how we are going to identify it. इसका हिंट क्या होता है? ये मैट जो होता है जनरली देखने को मिलता है सीओपीडी के पेशेंट में. सीओपीडी में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सीओपीडी के मैनेजमेंट में हम एक ड्रग देते हैं इटोफाइलिन, थियोफाइलिन. ये जो इटोफाइलिन, थियोफाइलिन होता है, दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मैट. तो वो आपको एमसीक्यू में ऐसा लिख के देगा कि एक पेशेंट था सीओपीडी का, और उसको एक नई ड्रग चालू की. जब से नई ड्रग चालू की, उस पेशेंट को पाल्पिटेशन हो रहा था, तो हमने उसकी ईसीजी की, और ईसीजी में कुछ इस तरीके के चेंज दिख रहे थे कि पी वेव का शेप चेंज हो रहा था और आर इंटरवल जो था वो चेंज होता जा रहा था. तो दैट इज गोइंग टूवर्ड्स मल्टीफोकल एट्रियल टेकीकार्डिया. मैट के अंदर भी पल्स डेफिसिट देखने को मिलता है. पल्स डेफिसिट मैंने आपको बताया था ऑस्कल्टेटरी हार्ट रेट माइनस पल्पेटरी हार्ट रेट, बट इसके अंदर पल्स डेफिसिट विल बी प्रेजेंट. पल्स डेफिसिट होगा तो सही, बट लेस देन 10. एट्रियल फिब्रिलेशन वाले में पल्स डेफिसिट मोर देन 10 होता है, यहाँ पे पल्स डेफिसिट लेस देन 10 होगा. Then the fourth type of tachycardia, the arrhythmia that we are discussing is PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia. Paroxysmal supraventricular tachycardia जो होता है, ये जनरली देखने को मिलता है यंग फीमेल्स के अंदर. इज मोर कॉमन इन यंग फीमेल. सो आपको बोलेंगे कि एक 30, 40, 45 ईयर फीमेल है, उसको ऑल ऑफ ए सडन द लेडी हैज डेवलप्ड सीवियर पाल्पिटेशन हुआ. इतना तेज पाल्पिटेशन था दैट शी वाज फीलिंग इम्पेंडिंग डूम. मतलब उसको लग रहा था कि बस वो मरने ही वाली है, एज इफ शी इज गोइंग टू डाई, इम्पेंडिंग डूम. सो देयर वाज अ 35-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर फीमेल, एंड शी वाज वर्किंग इन द ऑफिस, और एकदम से उसको बहुत तेज पाल्पिटेशन हुआ, और उसको लगा बस वो मरने ही वाली है, एंड शी वाज फीलिंग वेरी वेरी रेस्टलेस. शी वेंट टू द इमरजेंसी गई. सबसे पहला उसका ईसीजी किया गया. अब देखिए ईसीजी में कुछ इस तरीके के चेंजेस दिख रहे थे. जो QRS था बहुत ही नैरो दिख रहा था, इट वॉज लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन. देन वी आर हैविंग द टी वेव. देन अगेन इज द QRS, द टी वेव, द QRS and the T wave, something like this, the narrow QRS with the T wave. So here you can see the same thing which I have told you, the narrow QRS, then you can see the T wave, then the narrow QRS, then the T wave. This is how the ECG was looking like. If I show you the real ECGs, this is the real ECG only, and one more I can show you. Here you can see. It's very good visible in V2 particularly. I find it very easy to identify in V2, V3. आप देखो very narrow QRS and you can see the T wave. After the QRS, you can see the T wave. So what you cannot identify is कि इसमें P wave दिख ही नहीं रहा है. P wave नहीं दिख रहा है. QRS आ रहा है, T आ रहा है, QRS आ रहा है, T आ रहा है. आप ऊपर वाली भी देखो. You can see the QRS. Here is the QRS, then we are having the T wave, then again the QRS, then we are having the T wave. So there is no actually P wave. P wave होता ही नहीं इसके अंदर. P wave जो है वो QRS के पीछे छिप गया. ऐसा कैसे हो गया? तो अभी तक हमें ये तो सीख लिया कि PSVT के अंदर there is going to be a narrow QRS. The heart rate will be more than 150 per minute. And P wave
इज हिडन बिहाइंड QRS. पी वेव जो है वो QRS के पीछे छिप गया, कुछ इस तरीके से हमारे को देखने को मिल रहा था. एंड जनरली इट विल बी बेटर विजिबल फॉर अस इन V2 V3 के अंदर हमारे को बहुत अच्छे से ये अप्रिशिएट होता है. अब ऐसा हुआ कैसे, और ये है क्या चीज, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, PSVT. देखिए PSVT जो होता है वो दो तरीके का होता है. देयर आर टू मैकेनिज्म बिहाइंड द PSVT, AVRT एंड AVNRT. AVRT एंड AVNRT. अभी हम इसको समझ लेते हैं, AVRT क्या, AVNRT क्या. लुक एट हियर, दिस इज कॉल्ड एज AVRT. AVRT मीन्स arterioventricular re-entrant tachycardia. Re-entrant tachycardia means what? मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है. देखिए फॉर एग्जांपल द SA नोड फायर्स, जैसे ही SA नोड फायर करता है तो इंपल्स AV नोड पे आती है. अब एक पेशेंट है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रखी है कि देयर इज एब्नॉर्मल कनेक्शन विच इज देयर बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक एब्नॉर्मल कनेक्शन बना हुआ था. ये कनेक्शन काम ऐसे कर रहा था कि जैसे ही ऐसे नोड फायर करता था, ये इंपल्स AV नोड से गया, ये होते हुए दोनों साइड के वेंट्रिकल में गया, और ये घूम के इसके थ्रू आया वापस, एंड ये वापस से यहां से एंटर कर गया, और ये एक विशियस साइकिल चालू हो गया. अब ये चलता ही रहेगा. जब ये इंपल्स यहां से इधर आया ऊपर, इसने एट्रिया को भी डीपोलराइज कर लिया, और ये वापस वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल को भी डीपोलराइज कर लिया. सो आप देखो एट्रिया और वेंट्रिकल मोर और लेस साइमल्टेनियसली डीपोलराइज हो रहे हैं, और ये सब इसलिए हुआ, री एंट्री हुई है. दिस इज द री एंट्री दैट हैज हैपेंड, एंड दिस री एंट्री हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ सम एक्सेसरी पाथवे. हियर यू कैन सी द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग. आप देखिए इस फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या हुआ है, जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, इंपल्स गया AV नोड में, और AV नोड से इंपल्स आगे गया, एंड इसने जाके पूरे वेंट्रिकल को आगे डीपोलराइज किया. दैट इज फाइन, बट ये इंपल्स यहीं से AV नोड के थ्रू वापस अंदर आया, और वापस ऊपर आके वापस AV नोड से अंदर चला गया, और इसने इस बार एट्रिया को भी डीपोलराइज कर लिया. सो देयर आर री एंट्रीज हैपनिंग, एंड दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. या तो री एंट्री होती है एक्सेसरी पाथवे के थ्रू, या फिर री एंट्री होती है AV नोड के थ्रू. अगर AV नोड के थ्रू री एंट्री होकर PSVT डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टेकिकार्डिया, कि AV नोड के थ्रू री एंट्री हुई है, AV नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया. अगर री एंट्री एक्सेसरी पाथवे से होती है तो नोडल वर्ड नहीं आता. सो बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ PSVT, दो टाइप का PSVT हो गया. अगर नोड के थ्रू री एंट्री हुई है तो नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया, AVNRT, और अगर डायरेक्टली एक री एंट्री एक्सेसरी पाथवे के थ्रू हुई है, दैट इज AVRT. इनके ECG में थोड़े बहुत सटल चेंजेस होंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट अभी आपके लिए क्या याद रखना है कि कभी कभी वो आपको PSVT की ECG देगा, और आपको वो AVRT और AVNRT ऑप्शन में लिख के दे सकता है. PSVT की जगह पे AVRT या AVNRT वर्ड आ सकता है. दैट इज द ओनली थिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड. हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि PSVT इज इक्वल टू AVRT एंड इज इक्वल टू AVNRT हमारे लिए. So that way it is going to be easy for us. But the most important thing is identify कैसे करना है. There is going to be a narrow QRS followed by a T wave. और P wave कहाँ गया, वो QRS के पीछे छिप गया, because ventricle and atria almost simultaneously depolarize हो रहे थे. How we are going to manage this lady? जैसे ये लेडी आपके पास में आएगी, she will say that I am having impending doom, I am having severe palpitation. आपने ECG किया, डायग्नोस कर लिया PSVT. आपको जो सबसे पहली चीज करनी है, the first thing that you will do is the carotid sinus massage. You will offer the carotid sinus massage, or you will offer the vagal maneuver, or you will offer Valsalva. बेसिकली ये सारी चीजें एक ही है. हम पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे उसको ये हो रहा है, PSVT का डायग्नोस बोला, तो आपने बोला है कि पेशेंट को यहाँ पे जेंटली मसाज करना है कैरोटिड साइनस पे, जिससे कि वेगस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी. वेगस की एक्टिविटी बढ़ेगी तो पेशेंट का ये PSVT टर्मिनेट हो जाएगा. तो सबसे पहले हम उसको कैरोटिड साइनस मसाज कराते हैं. जब हम उसको ये बोलते हैं तो वो आप पे गुस्सा भी कर सकता है कि डॉक्टर मेरे को लग रहा है कि यार मैं मरने वाला हूँ, आई एम हैविंग इम्पेंडिंग डूम, और आप क्या ये ऐसे ऐसे करवा रहे हो, कुछ इंजेक्शन लगाओ फटाफट. तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैरोटिड साइनस मसाज काम भी नहीं करता. देन यू हैव टू गो टू द ड्रग ऑफ चॉइस. द ड्रग ऑफ चॉइस इज इंजेक्शन ऑफ एडेनोसिन. विल गिव द इंजेक्शन एडेनोसिन 6 मिलीग्राम IV स्टेट. 6 मिलीग्राम लगाएंगे, एंड इट्स लाइक ए मैजिक ड्रग. आपने इधर से एडेनोसिन लगाया, आप लिटरली 20 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5. एडेनोसिन 20 सेकंड के अंदर अंदर PSVT को खत्म कर देता है.
अगर 6 मिलीग्राम से टर्मिनेट नहीं हुआ, 6 मिलीग्राम से टर्मिनेट नहीं हुआ, देन यू गो फॉर 12 मिलीग्राम. एंड अगर 12 मिलीग्राम से भी नहीं हो, रिपीट द डोज विद 12 मिलीग्राम. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टर्मिनेट द पीएसवीटी. सबसे पहले कैरोटिड साइनस मसाज, वेगल मैन्योर कराना है, हो जाता है ठीक है, नहीं हुआ, देन वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस. You can also see the patient that other thing that the patient can do is the face ice pick. फेस पे आइस पैक लगा के, यहाँ पे आइस पैक लगा के वी कैन इंक्रीज द वेगल टोन ऑल्सो. दैट इज अदर थिंग दैट कैन बी डन. ये आप उसको घर के लिए बताओगे कि अगर बाई चांस आपको अगली बार घर पे हो जाए तो कैरोटिड मसाज कर सकते हो या फिर फेस पे आइस पैक भी लगा सकते हैं. अब कैरोटिड साइनस मसाज करने से पहले एक प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने एक लेडी को बोला कि आप कैरोटिड साइनस मसाज कर लेना घर पे, अगर आपको कभी ऐसा लगे ना वापस से आपको कि पीएसवीटी हुआ है, एकदम से पाल्पिटेशन हो, तो आप खुद से ही यहाँ पे मसाज कर लेना. तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, मान लीजिए ये कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी जो थी वॉज टेकिंग द ब्लड टू द ब्रेन, और अगर मान लेते हैं इसकी लेडी के कैरोटिड आर्टरी में कुछ इस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता. अगर मैं इस एरिया को आपको जूम करके बताऊं, कैरोटिड आर्टरी का ये एरिया जहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एंड द ब्लड फ्लो इज हैपनिंग लाइक दिस. अगर इस लेडी के कैरोटिड आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस था और आपने बोला कि ऐसे कैरोटिड साइनस मसाज कर लेना, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो प्लाक है रप्चर हो जाए, और जैसे ही ये प्लाक रप्चर होगा, यहाँ से छोटे छोटे जो कुछ फ्रेगमेंट्स होंगे वो हो सकता है आगे चले जाए, और इनफैक्ट यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. तो इसके एंड दिस पेशेंट कैन डेवलप स्ट्रोक बिकॉज ऑफ दैट. इस लेडी को तो आगे स्ट्रोक हो सकता है. सो कैरोटिड साइनस मसाज करने से पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि इसको कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है. कैसे करेंगे हम इमरजेंसी में? ये इज वेरी सिंपल. यू विल टेक योर स्टैथ, यू आर गोइंग टू पुट ऑन द कैरोटिड आर्टरी. आप कैरोटिड आर्टरी पे रखेंगे, और अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो बिकॉज दिस इज अ नैरो ओरिफिस, तो यहां से जो ब्लड निकलेगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा, और वो टर्बुलेंस आपको सुनाई देगा. सो कैरोटिड साइनस मसाज करने से पहले, बिफोर डूइंग द कैरोटिड साइनस मसाज, ऑलवेज डू ऑस्कल्टेशन. आपको ऑस्कल्टेशन करना है ऑफ कैरोटिड आर्टरी, और आपको ये सुनने की कोशिश करनी है कि वहां पे टर्बुलेंस सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है. सो ऑस्कल्टेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी करना है, एंड आपको सुनना है कैरोटिड ब्रूई. The turbulence in the carotid artery is called as carotid bruit. If carotid bruit is present, carotid sinus massage is contraindicated. तो फिर उसके अंदर कैरोटिड साइनस मसाज नहीं कराना है अगर आपको वो टर्बुलेंस सुनाई दे रहा है. दैट इज कॉल्ड एज कैरोटिड ब्रूट. सो पीएसवीटी, what are the points to be remembered? It's very simple, straightforward. पहली चीज, it is going to occur in young females, and there is going to be a narrow QRS tachycardia. P wave दिखेगा ही नहीं, only the wave that will be visible is the T wave. So you are going to have a very narrow QRS tachycardia, and there is going to be P wave will be hidden behind the QRS. वो आपसे मैनेजमेंट पूछते हैं, तो सबसे पहले कैरोटिड साइनस मसाज, वेगल मैन्योर, ये सब करना है. अगर इससे नहीं होता है तो गो फॉर एडेनोसिन. कभी कभी क्या होता है, इन लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है, बार बार होती रहती है. अगर बार बार हो रही है, देन फॉर प्रोफिलैक्सिस, अगर हमारे को प्रोफिलैक्सिस देना है इनको, देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर डिल्टियाजिम, और वी कैन गो फॉर वेरापामिल. For prophylaxis, we can go for diltiazem or verapamil. So these are the points to be remembered when it comes to the PSVT, the clinical features of the PSVT and the management of PSVT. Adenosine is the drug of choice for PSVT. एडेनोसिन जो होता है एक जगह पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. एडेनोसिन पीएसवीटी का तो ड्रग ऑफ चॉइस है. एडेनोसिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन. एट्रियल फिब्रिलेशन में हम एडेनोसिन कभी भी नहीं देते. द नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की ईसीजी को समझने से पहले हमें एक तो ये समझ में आ रहा है कि वेंट्रिकुलर अरिथमिया है. वेंट्रिकुलर अरिथमिया मींस व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इज गोइंग टू बी ब्रॉड क्यूआरएस. ये तो बहुत सिंपल है. मैंने आपको बताया था, एक न्यूमोनिक याद कराया था, अगर आपको याद हो तो, QQR PPR, QQR PPR. सो Q wave 1 small box, QRS is 2 to 2.5. अगर मैं बोलूं कि QRS को मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 80 to 100 मिली सेकंड. सो QRS is normally up to 100 मिली सेकंड.
अगर 100 मिली सेकंड से ज्यादा हो जाए, 2.5 से ज्यादा हो जाए, तो दैट इज ब्रॉड क्यूआरएस। और जितने भी वेंट्रिकुलर अरिथमिया हैं उसके अंदर जो क्यूआरएस होगा दैट इज गोइंग टू बी ब्रॉड एंड वाइड। सो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इज, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ पेशेंट इन हुम द ईसीजी इज लुकिंग लाइक दिस। आप देखो ईसीजी बिल्कुल ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी वेव के बाद में आप कौन सी वेव को एंटिसिपेट कर रहे थे? आफ्टर द टी वेव यू आर अवेटिंग फॉर विच वेव? पी वेव आना चाहिए था। पी वेव मतलब दैट इज डिनोटिंग द एट्रिया। हम क्यूआरएस को तो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे ना, इसके बाद टी के बाद हम क्यूआरएस को एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन मान लो कि एक क्यूआरएस को दिखने जैसा, इज लुकिंग लाइक क्यूआरएस, अ वेव अपीयर्स एंड इट्स वेरी बिजार। दिख तो क्यूआरएस जैसा रहा है लेकिन थोड़ा सा बिजार है। दिस बिजार क्यूआरएस, दिस बिजार वाइड क्यूआरएस, ये जो आपको देखने को मिला, बिजार वाइड क्यूआरएस जो आपको देखने को मिला, हम तो मान के चल रहे थे कि टी के बाद में पी वेव आएगा, एट्रिया का वेव आएगा, लेकिन गलती से वेंट्रिकल का वेव आ गया। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स। कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो रिटन एज वीपीसी, या फिर कभी कभी हम इसको लिख देते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल। हम तो मान के चल रहे थे कि यार टी के बाद में पी आना चाहिए, लेकिन गलती से इस पेशेंट के अंदर ये बिजार क्यूआरएस आ गया जिसको हमने बोल दिया वीपीसी। अब कभी कभी एक आधा वीपीसी किसी को भी आ सकता है, बट अगर ये वीपीसी लगातार आने लग जाए, मतलब मान लीजिए इसका ईसीजी अब बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, यू कैन सी अ कंटिन्यूअस बिजार वाइड क्यूआरएसेस आर कमिंग। अगर कंटिन्यूअस बिजार वाइड क्यूआरएस आ रहा है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो व्हाट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, the technical definition of ventricular tachycardia is more than 3 continuous VPCs। अगर 3 से ज्यादा VPC आ जाते हैं, पहले तो मैंने आपको यह समझाया VPC क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स। प्रीमेच्योर इसलिए बोला क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि एट्रिया की वेव आनी चाहिए थी, बट वेंट्रिकल की आ गई इसलिए बोल दिया प्रीमेच्योर है। So these ventricular premature complex, if they are coming continuously, they are wide. Wide means they are more than 100 millisecond. Normally तो QRS up to 100 होता है, ये more than 100 है, and the heart rate is more than 100। अगर ये तीन चीज सेटिस्फाई हो जाए तो आप उसको बोल दो इसको वीटी हो गया, ब्रॉड क्यूआरएस, हार्ट रेट मोर देन 100, एंड देयर आर 3 कंटिन्यूअस वीपीसीज, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बट व्हाट इफ द पेशेंट इज हैविंग 3 कंटिन्यूअस वीपीसीज, द क्यूआरएस इज मोर देन 100 बट द हार्ट रेट इज लेस देन 100। बाकी तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई लेकिन हार्ट रेट 100 से कम है। अगर हार्ट रेट 100 से कम है तो उसको टैकीकार्डिया तो नहीं बोल सकते। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। कॉल्ड एज इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। सो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की डेफिनेशन हो गई 3 कंटिन्यूअस वीपीसीज, वाइड क्यूआरएस विद हार्ट रेट मोर देन 100, 3 कंटिन्यूअस वीपीसीज, क्यूआरएस मोर देन 100, हार्ट रेट मोर देन 100, वीटी। अब जब वीटी आता है, वीटी जब भी आएगा, हमें क्या करना है कि वीपीसी का शेप देखना है कि ये जो वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स है वो एक जैसे दिख रहे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं। आप यहां पे देखो, इस वाली ईसीजी में देखो, फर्स्ट वाली में आप कोई सा भी एक लीड ले लो, लेट्स से V4। हमने V4 को देखा और V4 में हमको ये बिजार क्यूआरएस देखने को मिल रहे थे, और ये जितने भी बिजार क्यूआरएस थे, जितने भी ये वीपीसी थे, दिख तो क्यूआरएस जैसे रहे थे लेकिन अजीब गजीब से थे, बिजार क्यूआरएस थे मींस वीपीसी थे, और लगातार आ रहे थे मींस इट वाज वीटी। और ये सारे वीपीसी हमें एक जैसे दिख रहे थे, द शेप ऑफ द वीपीसी वॉज सेम। अगर वीपीसी का शेप सेम है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोमॉर्फिक वीटी, कॉल्ड एज मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर ये वीपीसी का शेप डिफरेंट होता, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक वीटी। सो वी कैन हैव द मोनोमॉर्फिक वीटी और पॉलीमॉर्फिक वीटी। आप देखो ये सेकंड वाले ईसीजी में देखो, वीपीसी का शेप जो है चेंज हो रहा है, कहीं ज्यादा है, कहीं बड़े वीपीसी है, कहीं छोटे वीपीसी है, बढ़ रहा है, घट रहा है। दिस इज पॉलीमॉर्फिक वीटी। दिस पॉलीमॉर्फिक वीटी इज आल्सो कॉल्ड एज टोर्साडिस डिपोन्टिस, आल्सो कॉल्ड एज टीडीपी। सो वीटी दो तरीके का हो गया, मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का दूसरा नाम हो गया टीडीपी। अब नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज VT, what is monomorphic VT, what is polymorphic VT. Now how to manage them? देखिए जब भी वेंट्रिकुलर अरिथमिया होता है, और फॉर दैट मैटर अगर कोई भी अरिथमिया है, चाहे एट्रियल फिब्रिलेशन है, चाहे PSVT है, चाहे VT है, कोई भी अरिथमिया है,
और अगर एरिथमिया की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आपको इमीडिएटली यू हैव टू गिव डीसी शॉक टू द पेशेंट, इमीडिएटली यू हैव टू टर्मिनेट द अरिथमिया, बिकॉज उस अरिथमिया को ठीक करने के लिए हम ड्रग्स पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज ड्रग्स का तो इफेक्ट आने में टाइम लगेगा ना। तो अगर किसी को भी अरिथमिया हो रहा है एंड द पेशेंट इज गोइंग इनटू शॉक बिकॉज ऑफ दैट, you have to immediately terminate the arrhythmia, and to terminate the arrhythmia immediately what we are going to give DC shock. So if they mention in any MCQ, if they say patient is having any arrhythmia और patient का blood pressure कम हो रहा है, the patient is becoming unstable, means the blood pressure is falling, be it a monomorphic VT, a polymorphic VT or any arrhythmia for that matter, if the blood pressure is falling, immediately give DC shock. Immediately give DC shock. I will tell you how to do that. We'll give the DC shock. अगर patient stable है, then the different treatment will be different. Stable means patient को arrhythmia है, but fortunately उसका blood pressure अभी भी ठीक है. अगर monomorphic VT है और patient stable है, then you can go with amiodarone. You can go with amiodarone. And for the polymorphic VT or TDP, if the patient is stable, then you can go with magnesium sulfate. You can give with magnesium sulfate. हम मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए दे देते हैं पॉलीमॉर्फिक वीटी में क्योंकि इफ यू सी द मैकेनिज्म ऑफ टीडीपी ट्रिगर कैसे होता है, जनरली टीडीपी देखने को मिलता है हाइपोमैग्नीसीमिया में, मैग्नीशियम कम हो जाता है। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया होता है तो उसकी वजह से क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है। आगे वाले लेक्चर में आप देखेंगे मैंने आपको मैग्नीशियम और क्यूटी इंटरवल का रिलेशन बताया कि मैग्नीशियम कम होता है तो क्यूटी बढ़ जाता है, और जैसे क्यूटी इंटरवल बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, द आर वेव और टी वेव साथ में आ जाता है। नॉर्मली तो क्या होता है, पी वेव आता है, फिर क्यूआरएस आता है, फिर टी आता है। लेकिन अगर हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, क्यूटी इंटरवल बढ़ता है और टी वेव और आर वेव सुपर इंपोज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज आर ऑन टी फिनोमिना। आर और टी वेव एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। द मोमेंट देयर इज आर ऑन टी फिनोमिना इट विल लीड टू टीडीपी, टोरसाट डी पॉन्टिस हो जाता है। And this particular R on T phenomena is also called as early after depolarization. इसका एक फिजियोलॉजिकल टर्म है R on T को, और क्या बोलते हैं तो early after depolarization बोलते हैं। What is R on T कि R वेव और T वेव सुपर इंपोज हो गए। जैसे ही ऐसा होता है पेशेंट की ECG में टोरसाट डी पॉन्टिस आ जाता है, पॉलीमॉर्फिक VT आ जाता है, कुछ इस तरीके का। तो मतलब कि इस पेशेंट का R on T फिनोमिना हुआ था कुछ इस जगह पे। ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, दिस इज R on T। आर वेव और टी वेव सुपर इंपोज हो गए थे, और जैसे ही यहाँ पे सुपर इंपोज हुए उसके बाद की ईसीजी देखो आप और उसके पहले की ईसीजी देखो, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे आर ऑन टी फिनोमिना हुआ है, उसके बाद में तो टीडीपी चालू हो गया, लेकिन उससे पहले की ईसीजी देखोगे तो मोर और लेस ठीक दिख रही थी। सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज अ पेशेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया पहले याद कर लेते हैं ये होता क्या है। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया मींस देयर इज गोइंग टू बी more than 3 continuous VPCs, QRS more than 100, heart rate more than 100. That is called as ventricular tachycardia. It can be monomorphic, it can be polymorphic. अगर पेशेंट अनस्टेबल हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है, डीसी चॉक लगा देना है। अगर पेशेंट स्टेबल है, then you can go on rely on the drugs. For monomorphic, you can go for amiodarone, and for polymorphic, you can go with magnesium sulfate. Now, if the VT is lasting less than 30 seconds, it is called as ill sustained VT. अगर पेशेंट को VT हुआ और 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो गया, इल सस्टेन्ड था, और 30 सेकंड से ज्यादा चल गया VT, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। एंड जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एनी अरिथमिया लीडिंग टू हाइपोटेंशन, गो विद डीसी शॉक, तुरंत डीसी शॉक लगाओ। अगर ठीक हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं होता है गो after DC shock, give CPR and again repeat the DC shock. Repeat the DC shock. Right, this is how we are going to manage the ventricular tachycardia or any arrhythmia if leading to hypotension. यहाँ पे देखिए अब what is happening here is, इस वाली ECG में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है और नॉर्मल के बाद में एक VPC आ रहा है, फिर वापस से एक नॉर्मल आया और उसके बाद में वापस एक VPC आ गया, फिर नॉर्मल एंड देन अगेन अ वीपीसी। सो हर अल्टरनेट एक वीपीसी हो रहा है। अगर ऐसा पैटर्न आ जाए कि हर अल्टरनेट एक वीपीसी हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी।
दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। और ये वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी जो है दैट कैन बी सीन विद द डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, कैन बी सीन विद द डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सो वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी कैन बी सीन विद डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी में आ सकता है। इसके ट्रीटमेंट में वी कैन गिव लिग्नोकेन। फॉर द डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी एडमिया वी कैन गो फॉर लिग्नोकेन, राइट। एंड इन द बिगनिंग इटसेल्फ जब मैं आपको वीपीसी समझा रहा था, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बोला था वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रासिस्टोल, एक्स्ट्रासिस्टोल। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे इस पेशेंट को बीच में एक वीपीसी आ गया। एक आधा वीपीसी तो कभी कभी किसी को भी आ सकता है। सो दिस वीपीसी इज ऑल्सो रेफर्ड एज एक्स्ट्रासिस्टोल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रासिस्टोल। एक आधा वीपीसी there is no problem, but a continuous VPC is a big problem, big trouble, right? So this is all about the ventricular tachycardia, monomorphic VT and polymorphic VT. ट्रीटमेंट क्या होगा? if the patient is unstable, go for DC shock. बट अब हमारे को एक चीज समझना होगा, ये डीसी शॉक देते कैसे, व्हाट इज द मीनिंग एंड हाउ टू डू दैट। सी हियर, डीसी शॉक का मशीन को जिस तरीके का दिखता है, देयर आर टू पैडल्स। You are going to put one paddle on the sternum, second paddle here in this area. यहाँ पे रखते हैं, एक लेफ्ट साइड में रख दिया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, and one on the sternum. Then there are two modes. वहाँ पे दो मोड है. Then you have to select one of the mode. There are two modes. You have to select one of the mode. One is calling synchronized and the non-synchronized. Synchronized and non-synchronized. Synchronized का दूसरा नाम होता है, synchronized DC का दूसरा नाम होता है cardioversion. एंड नॉन सिंक्रोनाइज को हम बोलते हैं डिफिब्रिलेशन। तो अब ये पॉइंट ये कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज होता क्या है, एंड फिर हम ये देखेंगे कि किसको सिंक्रोनाइज देना है डीसी शॉक और किसको नॉन सिंक्रोनाइज देना है। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे एक पेशेंट है एंड ही इज हैविंग अरिथमिया समथिंग लाइक दिस। You can see RR interval is irregular, and there is no identifiable P wave, means this patient is having atrial fibrillation. And the second patient is like this, something like this. You can see a broad QRS and the patient is having tachycardia, means the patient is having the ventricular arrhythmia, means the ventricular tachycardia. For example, दो पेशेंट है हमारे पास, इन दोनों पेशेंट का बिकॉज ऑफ अरिथमिया ब्लड प्रेशर कम होने लग गया। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ तो हमारे को तो तुरंत डीसी देना ही देना है, तो आपने डीसी मशीन मंगाया और डीसी मशीन दिया फर्स्ट पेशेंट को, एट्रियल फिब्रिलेशन को डीसी शॉक लगाया। जब आपने इसको डीसी शॉक लगाया तो आपने एक मोड सेलेक्ट कर लिया उसके अंदर, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। अब उसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने इस पेशेंट को डीसी शॉक दिया इस पॉइंट पे, जब उसका ईसीजी इस जगह पे था, आपने बटन दबा दिया था। क्योंकि आपने सिंक्रोनाइज्ड मोड सेलेक्ट कर रखा था तो बटन तो आपने इस जगह पे दबाया था, लेकिन शॉक इस पॉइंट पे डिलीवर नहीं होगा। अब ये मशीन वेट करेगी, जैसे ही इस पेशेंट की ईसीजी में आर वेव का पीक आएगा, द मोमेंट देयर इज अ पीक ऑफ द आर वेव, और यहां पे शॉक डिलीवर हो जाएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम सिंक्रोनाइज्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो डीसी शॉक आर वेव के साथ सिंक होता है और उसके बाद डीसी शॉक डिलीवर होता है। अगर आप नॉन सिंक्रोनाइज सेलेक्ट करते, जैसे कि आपने पेशेंट सेकंड में किया, सेकंड वाले पेशेंट में आपने नॉन सिंक्रोनाइज सेलेक्ट किया, तो जैसे ही आप बटन दबाएंगे, जिस पॉइंट पे आप बटन दबाएंगे उसी पॉइंट पे डीसी शॉक डिलीवर हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंक्रोनाइज्ड। तो सिंक्रोनाइज में हम ये चाहते हैं कि मशीन जो है डीसी शॉक को सिंक करे आर वेव के साथ में, और नॉन सिंक्रोनाइज में हम कुछ नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि दबे और शॉक लग जाए। यू कैन सी द डायग्राम हियर, जो मैंने अभी आपको समझाया वो यहां पे लिखे हुए। आप देखिए, आपने इस पेशेंट, ये जो फर्स्ट पेशेंट है, इसको बटन दबाया यहां पे और डीसी शॉक डिलीवर हुआ है यहां पे, तो बेसिकली आर वेव के साथ सिंक हुआ है। इसको हम बोलते हैं कार्डियोवर्जन, या फिर हम इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक, सिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते थे कि जहां पे मैं बटन दबाऊं उसी पॉइंट पे डीसी शॉक डिलीवर हो जाना चाहिए, हमें कोई किसी के साथ सिंक नहीं करना, जहां दबाऊं वहीं हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सिंक्रोनाइज्ड डीसी शॉक, non-synchronized DC shock, which is also called as defibrillation. So we have the synchronized called as cardioversion and the non-synchronized called as defibrillation. अब किसको synchronize करना है, किसको non-synchronize करना है, जितने भी the thing is written here, see the DC shock
can be of two types, synchronized, non-synchronized. The DC shock is synced with the R wave, synchronized. It is used for supraventricular arrhythmias. अगर पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया है और आपको डीसी शॉक लगाना पड़ रहा है तो गो फॉर सिंक्रोनाइज्ड. एंड फॉर द वेंट्रिकुलर अरिथमिया, if you want to give the DC shock, go for non-synchronized, means defibrillation. तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया का ट्रीटमेंट तो हो गया डिफिब्रिलेशन, एंड सुप्रावेंट्रिकुलर के ट्रीटमेंट में यू कैन गो फॉर कार्डियोवर्जन. तो देयर इज नो मच डिफरेंस. कार्डियोवर्जन, डिफिब्रिलेशन दोनों डीसी शॉक है. केवल आर वेव के साथ सिंक करना है, नहीं करना है, वो मशीन को आप पहले ही इनपुट दे देते हो एंड बेस्ड ऑन दैट इज देयर. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर द डीसी शॉक and this is how we are going to manage a patient of the ventricular tachycardia. Now there are two more ventricular arrhythmias. One is these are the ventricular flutter and fibrillation. What is ventricular flutter is? Ventricular flutter is basically extreme form of VT. This is the extreme form of ventricular tachycardia. अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ठीक नहीं करते तो धीरे धीरे ईसीजी कुछ इस तरीके की हो जाती है. So ventricular flutter is more or less ventricular tachycardia only. It's more or less ventricular tachycardia only. How we can identify is ये ECG कुछ इस तरीके का होता है. अगर आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट भी करते हो ना, आप चाहे ऐसे देखो चाहे 180 डिग्री पे रोटेट करके देखो तो भी ऐसा ही दिखेगा. So that is ventricular flutter. So how we are going to identify? Same on 180 डिग्री रोटेशन. अगर हमने ECG को 180 डिग्री रोटेट करके भी देखा तो भी ऐसा ही दिख रहा है, more or less. That is atrial flutter. And the treatment is same as ventricular tachycardia only. The next is ventricular fibrillation. What is ventricular fibrillation is? Basically there is a random undulation from baseline. मतलब कि हमें कुछ रैंडम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिल रही है. ये हम सबको होगा जब हमारी डेथ होने वाली होगी, उससे 4-5 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, we'll have this ventricular fibrillation. The ventricles will twitch like this. Means there is no electrical activity as such. There is no synchronized electrical activity. आप देखो कुछ रैंडम ही छोटे छोटे से वेव्स आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से वेव्स आ रहे हैं. रैंडम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इवन दे आर नॉट क्रॉसिंग वन बिग बॉक्स. एक बिग बॉक्स के बाहर भी नहीं निकल रहे, इतने छोटे छोटे हैं, राइट. दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. सो वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट इफ समवन इज हैविंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, after few minutes there is going to be a straight line that is called as asystole. asystole. अगर asystole हो जाता है तो डीसी शॉक नहीं देना है. asystole में डीसी शॉक नहीं देना है. asystole के मैनेजमेंट में you can give injection of adrenaline. We don't give DC shock if there is a asystole. Ventricular flutter है, ventricular fibrillation है, ventricular tachycardia है, you can give DC shock. Asystole, don't give DC shock. Don't give DC shock. You will use adrenaline. Now there is a statement here. If there is a blunt trauma to the chest and that is leading to arrhythmia. Blunt trauma हुआ chest पे और arrhythmia हो गया. Say for example, let's say there is a hockey player or a baseball player. यहाँ पे आके जोर से बॉल लगी. जैसे ही यहाँ पे बॉल लगी जोर से, स्टर्नम प्रेस हुआ, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, हार्ट वॉल पे there was increase in the pressure and because of that here you can see the movement जैसे ही हुआ, उसके पहले का ECG देखो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था. जैसे ही बॉल हिट हुई उसके बाद में हार्ट में एरिथमिया ट्रिगर हो गया, वेंट्रिकल में एरिथमिया ट्रिगर हो गया और कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लुकिंग लाइक अ वेंट्रिकुलर फ्लटर. सो इफ बिकॉज ऑफ ब्लंट ट्रॉमा इफ देयर इज अ वेंट्रिकुलर एरिथमिया ट्रिगर्स, दैट इज कॉल्ड एज कमोशियो कॉर्डिस. ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट लीडिंग टू एरिथमिया, इट इज कॉल्ड एज कमोशियो कॉर्डिस. Generally seen in the contact sports players. So these are the various types of arrhythmia. एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं. सबसे पहला हमने पढ़ा था एट्रियल फिब्रिलेशन. ये बेस्ट दिखता है हमें सेकंड लीड में. जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, इट इज गोइंग टू बी इर्रेगुलर आरआर इंटरवल एंड देयर इज नो आइडेंटिफाइबल पी वेव. तो ईसीजी कुछ इस तरीके का दिख रहा था, देयर इज नो आइडेंटिफाइबल पी वेव एंड द आरआर इंटरवल वाज चेंजिंग. कभी कम था, कभी ज्यादा था, right? It was changing like this and there was no pattern. Atrial flutter, it is better seen in the second, third AVF, means the inferior leads, and we are going to have the sawtooth pattern. Very peculiar sawtooth pattern, something like this.
that is atrial flutter. Then we have discussed about PSVT. PSVT जनरली हमारे को अच्छा दिखता है V2 V3 में, V2 V3 में, और इसके अंदर हमारे को क्या क्या देखने को मिलेगा? वी विल हैव अ नैरो QRS, have a narrow QRS, plus the P wave is hidden. P wave is hidden behind the QRS. The first treatment that we are going to give to the PSVT is the vagal maneuver, such as Valsalva or carotid massage. Vagal maneuvers. The drug of choice, that is the second line of management, that is going to be injection of adenosine. That is PSVT. Then we have discussed about MAT. MAT जो होता है वो COPD के पेशेंट्स में होता है जनरली. The hint was COPD. COPD के पेशेंट में इटोफाइलिन टैबलेट चालू किया, इटोफाइलिन थियोफाइलिन. उसके बाद में सेकेंड लीड में यू वर एबल टू सी 3 और मोर देन 3 शेप्स ऑफ द पी वेव. 3 से ज्यादा शेप के पी वेव दिख रहे थे. दैट इज गोइंग टुवर्ड्स मैट. देन वी हैव द VT. द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ VT was 3 or more than 3 continuous VPCs. QRS is more than 100 millisecond. Heart rate is more than 100 minute. That is going towards the ventricular tachycardia. अगर ECG को 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो और बिल्कुल सेम दिख रहा है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स वेंट्रिकुलर फ्लटर. Ventricular flutter, right? So these are the 7 important arrhythmias that we have discussed. इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं. If I just try to explain you like this, whenever there is a arrhythmia, अगर उन्होंने arrhythmia का MCQ दिया है, आप सबसे पहले देखो QRS का क्या किया है. What is happening with the QRS? नॉर्मली जो QRS होता है, that is 80 to 100 millisecond, means 2 to 2.5 small box का होता है. ये जो QRS है, is it narrow or is it wide? Means is it more than 100 or not? अगर ये 100 से ज्यादा है, means इसको ventricular arrhythmia है. If it is more than 100, it is ventricular arrhythmia. And there is one more probability that is there is either it's a ventricular arrhythmia or it can be a bundle branch block. Means either it's a right bundle branch block or left bundle branch block. These are the 3 possibilities. Although ये जो लास्ट वाले 2 हैं, ये अरिथमिया नहीं है. These are not arrhythmia. ये मैंने आगे वाले पार्ट में डिस्कस किया है, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. सो अगर वाइड QRS आता है तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया है, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. व्हेन कम्स टू नैरो, देन आपको ये देखना है कि वो जो RR इंटरवल है, देन यू विल सी दैट व्हाट इज हैपनिंग विद RR इंटरवल. RR इंटरवल इज रेगुलर और इररेगुलर. अगर RR इंटरवल इररेगुलर है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर ये मैट है. अगर RR इंटरवल रेगुलर है, देन अगेन वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज. या तो ये आइदर इट इज अ PSVT और इट इज गोइंग टुवर्ड्स एट्रियल फ्लटर. सो RR इंटरवल हमें बहुत सारा हिंट दे देता है. RR इंटरवल अगर इरेगुलर है तो एट्रियल फिब्रिलेशन या मैट होगा. और मैट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोर देन 3 शेप्स ऑफ द पी वेव. पी वेव का शेप चेंज हो रहा होगा. और एट्रियल फिब्रिलेशन में तो पी वेव दिखता ही नहीं है. देयर इज नो आइडेंटिफाइबल पी वेव. पता ही नहीं लगता पी वेव कहाँ आ रहा है. PSVT और एट्रियल फ्लटर में तो बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम. एट्रियल फ्लटर जो होगा, देयर इज गोइंग टू बी सो टूथ पैटर्न. And PSVT, we have discussed that the P wave is hidden behind the QRS. The QRS is going to be very narrow. Right? This is how we are going to identify if the patient is having the narrow QRS problem. अगर wide QRS होगा, then we are going to have the ventricular arrhythmia. Right bundle branch block, left bundle branch block. मैंने next video में आपको बताया. Ventricular arrhythmia जो है, ventricular arrhythmia में हमें identify करना होता है ventricular tachycardia, ventricular flutter mainly. Ventricular tachycardia is of 2 types. Monomorphic and polymorphic. Polymorphic जो होता है उसका दूसरा नाम हो जाता है TDP, टोर्सा डी पॉन्टिस. एंड वेंट्रिकुलर फ्लटर जो था, दैट वाज सेम ऑन 180 डिग्री रोटेशन. 180 डिग्री रोटेशन पे सेम दिख रहा है. सो दीज आर द वेरियस फ्रेमवर्क दैट कैन बी देयर टू फाइंड आउट द अरिथमिया, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड.
आप तो केवल बहुत कीवर्ड याद रखो और उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर उन्होंने इरेगुलर वर्ड लिखा है, इट इज मोर लाइकली इज गोइंग टूवर्ड्स एट्रियल फिब्रिलेशन। सीओपीडी वर्ड लिखा है, इटोफाइलिन लिखा है, पैल्पिटेशन लिखा है, इट्स गोइंग टूवर्ड्स मैट। शोटूथ पैटर्न तो देखते ही पता लग जाता है एट्रियल फ्लटर है। पीएसवीटी में यंग फीमेल होगी, पाल्पिटेशन हो रहा होगा, दैट इज पीएसवीटी। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वीपीसी। वीपीसी एक जैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, मोनोमॉर्फिक है या पॉलीमॉर्फिक है। एंड इफ द ईसीजी इज लुकिंग लाइक दैट, इसको रोटेट करके देखेंगे तो भी सेम दिखेगा, इट्स वेंट्रिकुलर फ्लटर। So I know that it was quite a long session, but if you just understand this summary part, your most of the MCQ will be correct. Although we have tried to understand the concepts in detail, and one very important concept, the take-home message, the two important take-home message: any arrhythmia leading to hypotension, irrespective of the name of the arrhythmia, go for DC shock. There are two types of DC shock: cardioversion and the defibrillation. Cardioversion is for supraventricular arrhythmias, and for ventricular arrhythmia, defibrillation. Second, in any MCQ, if the word is written irregular rhythm, one of the first thing that should come in your mind is atrial fibrillation, right? Thank you. The next we are discussing is the ST segment. Now, what is ST segment is, we know between the S wave and T wave we have a flat line called as ST segment. ST segment का ये जो starting point होता है, that is referred as the J point. The starting point of the ST segment is called as J point. अब ST सेगमेंट के साथ दो चीज़ें देखने को मिल सकती है, या तो ST एलिवेशन होगा या ST डिप्रेशन होगा। हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इफ आई जस्ट मेक दिस ECG लाइक दिस फॉरवर्ड, लेट्स से द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस, द P वेव, द QRS एंड द ST सेगमेंट एंड द T वेव। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमें ST सेगमेंट को हमेशा कंपेयर करना होता है इस वाली लाइन से, बिटवीन द T वेव एंड P वेव, दिस इज कॉल्ड एज द TP segment. The TP segment between S and T, that is the ST segment. So normally ST segment और TP segment सेम लाइन पे होने चाहिए, बट अगर ST segment और TP segment के बीच में आपको चेंज दिख रहा है, ST segment ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, so there can be elevation or depression, and this is how we see that. And what point we have to compare is mainly is the J point. Basically हमें J point को compare करना होता है TP segment से, कि J पॉइंट ऊपर गया है या नहीं गया है। अगर ऊपर चला गया J पॉइंट TP सेगमेंट से तो ST एलिवेशन है, और अगर नीचे चला गया तो ST डिप्रेशन। When it comes to ST elevation, there are several causes of ST elevation. The first is ST elevated myocardial infarction. In ST elevated myocardial infarction, because मैंने आपको पहले भी बताया था कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कि अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से ST एलिवेशन आता है तो वो सारी लीड्स में नहीं आता है, कुछ पर्टिकुलर लीड्स में आता है। जैसे कि अगर V1 से V4 में आ रहा है तो उसको हम बोल देते थे एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अगर फर्स्ट AVL V5 V6 में ST एलिवेशन आ रहा है तो लेटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एंड इसी तरीके से सेकेंड थर्ड AVF में आएगा तो इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो व्हेन इट कम्स टू ST एलिवेशन अगर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड में आ रहा है, along with the typical features of the chest pain and the other features of MI, it is going towards myocardial infarction. एक्यूट पेरिकार्डिटिस के पेशेंट में भी हमारे को ST एलिवेशन देखने को मिलता है, बट ST एलिवेशन जो होता है एक्यूट पेरिकार्डिटिस में, एक तो वो ऑलमोस्ट सारी लीड्स में देखने को मिलता है, मीन्स इट इज डिफ्यूज, ऑलमोस्ट ऑल द लीड्स विल हैव द ST एलिवेशन। तो क्योंकि देखिए ये पेरिकार्डिटिस और ST एलिवेटेड MI ये दोनों पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आते हैं, दोनों को चेस्ट पेन होता है, तो कैसे पता लगाएंगे कि इसको MI का चेस्ट पेन है कि पेरिकार्डिटिस का चेस्ट पेन है? दोनों में ST एलिवेशन आते हैं ECG में, आपको देखना है कि ST एलिवेशन सारी लीड्स में आ रहा है या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड्स में आ रहा है। अगर पर्टिकुलर में आ रहा है तो MI है, सब में आ रहा है तो पेरिकार्डिटिस की तरफ जा रहा है। एक और डिफरेंस होता है कि एक्यूट पेरिकार्डिटिस का जो ST एलिवेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, whereas ST elevated MI में जो ST elevation आपको देखने को मिलता है वो something is looking like this. So here you can see that it is concave, whereas it is convex here. लेकिन ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो होता है जब अपन हाथ से ड्रॉ करते हैं ना तब तो आसान लगता है, लेकिन जब रियल ECG सामने आता है तो डिफिकल्ट हो जाता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स पता करना। सो रादर आई विल से कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स में नहीं जाके आप तो ये देखो कि सारी लीड्स में आ रहा है या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड्स में आ रहा है। So here you can see that
लुक एट दिस पर्टिकुलर ईसीजी। ये पहले तो मैं आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये कॉन्केव है। अगर कॉन्केव एसटी एलिवेशन है देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स पेरिकार्डाइटिस, और अगर कॉन्वेक्स एसटी एलिवेशन है देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन। Now, this will not give us much input when it comes to the real ECG. You have to see whether the ST elevation is there in all the leads or not. अगर आप यहाँ पे देखोगे ST elevation जो मिलेगा आपको सेकेंड, थर्ड और AVF में देखने को मिल रहा है, और बाकी कहीं पे भी ST elevation नहीं दिख रहा। अगर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड्स में मिल रहा है मीन्स इट इज द MI, एंड क्योंकि सेकेंड, थर्ड एंड AVF में था सो इट इज inferior wall MI. अलंग विद दैट देयर इज वन मोर हिंट यू आर गोइंग टू गेट कि जब भी ST एलिवेटेड MI होगा, जब भी ST एलिवेटेड MI होगा तो एक तो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लीड में ST एलिवेशन देखने को मिलेगा, साथ में आपको रेसिप्रोकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। रेसिप्रोकल मींस उल्टे चेंजेस। उल्टे का मतलब ये कि सेकंड, थर्ड और AVF में आपको ST एलिवेशन जब आता है उस टाइम पे आपको ST डिप्रेशन देखने को मिलता है, फर्स्ट, AVL और समटाइम्स V5, V6 ऑल्सो। सो आपको रेसिप्रोकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे ST डिप्रेशन दिख रहा है, आपको यहाँ पे ST डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा फर्स्ट और AVL में। सो जब भी हमारे को रेसिप्रोकल चेंजेस मिल रहे हैं, ST एलिवेशन के साथ ST डिप्रेशन भी दिख रहा है, कुछ लीड्स में ST एलिवेशन है, कुछ लीड्स में ST डिप्रेशन है। आप रेसिप्रोकल चेंजेस के बहुत सारी डिटेल में नहीं जाना है, बहुत सिंपल रखना है। अगर ST एलिवेशन के साथ साथ ST डिप्रेशन भी दिख रहा है कुछ लीड्स में तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस है, रिवर्स चेंजेस है, एंड दैट इज मोर लाइकली गोइंग टूवर्ड्स MI। वेयरएज इन पेरिकार्डाइटिस, जब आप पेरिकार्डाइटिस का ECG देखोगे तो आपको कोई रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं दिखेगा, मोर और लेस सारी लीड्स में आपको ST एलिवेशन दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का ST एलिवेशन दिख रहा है, और दैट इज अ कॉन्केव ST एलिवेशन, एंड दैट इज यू विल बी एबल टू सी इन मोर और लेस ऑल द लीड्स। मोर और लेस आपको सारी लीड्स में कुछ इस तरीके का कॉन्केव ST एलिवेशन देखने को मिल रहा है, राइट। सो दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द ECG ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। सो अब हमने ये सीख लिया कि यार चेस्ट पेन के साथ अगर ST एलिवेशन आ रहा था तो दो डिफरेंशियल्स हो रखे थे, एक MI हो रहा था, एक पेरिकार्डाइटिस हो रहा था। MI वाली ECG में कुछ लीड्स में ST एलिवेशन होगा, साथ में रेसिप्रोकल चेंजेस भी आएंगे, वेयरएज पेरिकार्डाइटिस वाले में ऐसा कोई रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं हिंट लिख रहा हूँ कि कॉन्वेक्स ST एलिवेशन तो होता ही है, प्लस द रेसिप्रोकल चेंजेस विल बी देयर। रेसिप्रोकल चेंज का मतलब है ST डिप्रेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे MI वाली ECG में, whereas acute pericarditis में there is no reciprocal changes. What are the other causes of ST elevation? ST elevation और कहाँ पे देखा था? एक हमने पढ़ा था प्रिंस मेटल एंजाइना में। प्रिंस मेटल एंजाइना में मैंने आपको विंटर का एग्जांपल दिया था, विंटर एक्सपोजर के बाद में चेस्ट पेन हो रहा था, दैट विल द प्रिंस मेटल एंजाइना, ऑल्सो रेफर्ड एज वेसोस्पास्टिक एंजाइना। देन हमने बात की थी स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी की, ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी। उसके अंदर वेंट्रिकल का शेप खराब हो गया था, अगर आपको याद हो तो एपेक्स एरिया में बैलूनिंग हो गई थी, और जब भी वेंट्रिकल का शेप खराब होता है, हियर इफ यू रिमेंबर ताकत सुबो जैसा हो गया था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी ऑल्सो। लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप खराब हो गया था। लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप जब भी खराब होता है तो ST एलिवेशन आता है। एक और जगह पे लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप खराब होता है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल एन्यूरिज्म। लेफ्ट वेंट्रिकल एन्यूरिज्म इज अ पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद कभी कभी लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप एबनॉर्मली डायलेटेड हो जाता है, उसमें भी ST एलिवेशन रहता है। फिर हमने बात की थी ARVD की, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया, उसके अंदर भी हमने बात की थी ST एलिवेशन आता है, और उसके अंदर जो ST एलिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं इप्सिलोन वेव। जब मैंने आपको कार्डियोमायोपैथी पढ़ाया था उसमें आपको बताया था इप्सिलोन वेव के बारे में। देन वी हैव डिस्कस्ड समथिंग कॉल्ड एज ब्रुगाडा सिंड्रोम। ब्रुगाडा सिंड्रोम में भी ST एलिवेशन आता है, देयर इज गोइंग टू बी एसिम्प्टोमेटिक ST एलिवेशन। एसिम्प्टोमेटिक ST एलिवेशन देखने को मिलता है V1 एंड V2 में। हमने इसकी ECG भी पढ़ी थी जब हमने कार्डियोमायोपैथी वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके एंड में हमने ब्रुगाडा सिंड्रोम की बात की थी। देन वी हैव द अदर नॉन कार्डियक कंडीशंस वेयर वी कैन हैव ST एलिवेशन सच एज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में जो ST एलिवेशन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हियर यू कैन सी दिस इज द ST एलिवेशन ऑफ हाइपोथर्मिया व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज द ऑसबोर्न वेव। ऑसबोर्न वेव ऐसा नहीं है कि ये हाइपोथर्मिया में ही दिखती, ऑसबोर्न वेव जो होती है हाइपरकैल्सीमिया में भी आ सकती है। ऑसबोर्न वेव व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज J वेव। J पॉइंट अलग है, J वेव अलग है। J पॉइंट तो ST एलिवेशन ST सेगमेंट जहां से चालू होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम J पॉइंट बोलते हैं,
और J wave जो है that is the other name of Osborne wave that is seen in hypothermia, can be seen in hypercalcemia also. There is one more condition where we can have the ST elevation such as hyperkalemia. अभी हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेमिया और इन सब की ECG, उसमें भी ST elevation आ सकता है. सो दीज आर द वेरियस कॉजेज ऑफ ST एलिवेशन. इसमें से जो कार्डियक कॉजेज हैं 1 to लेके 7 तक, वो तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे. बाकी नॉन कार्डियक कंडीशन में भी ST एलिवेशन आ सकता है, जैसे कि हाइपोथर्मिया, हाइपरकैलेमिया. हाइपोथर्मिया में जो ST एलिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑसबोर्न वेव. देन कम्स द ST डिप्रेशन. पहले मैंने आपको ये बता दिया ST एलिवेशन और ST डिप्रेशन को देखना कैसे होता है. नाउ ST डिप्रेशन जो होता है ये किस किस में आ सकता है. देखिए, हाइपरकैलेमिया में ST एलिवेशन था, हाइपोकैलेमिया में ST डिप्रेशन आ सकता है. सेकेंड, कोकेन इंटॉक्सिसिटी में आ सकता है. क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट में जब हम TMT करते हैं, जब हमने TMT किया था, TMT पॉजिटिव आया था, तब ST डिप्रेशन हमारे को देखने को मिला था. So ST depression can be seen in hypokalemia, cocaine intoxicity, chronic stable angina. In fact, sometimes non-ST elevated myocardial infarction also. It is plus minus, not always, but can be there. So ST depression इतना important भी नहीं है. आज तक तो कोई MCQ नहीं आया कि ST depression किन किन में मिलता है, लेकिन ज़्यादा important जो है हमारे लिए वो है ST elevation. ST elevation will be seen in these various conditions, and these are the various conditions where we can have the ST depression. Now coming to the pathologies of the QT interval is a very important area, although very small point. थोड़े से 2-3 फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, बाकी तो अदरवाइज इट्स नथिंग मच. व्हाट इज QT इंटरवल इज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द Q वेव से लेके कंप्लीशन ऑफ T वेव, दैट इज कॉल्ड एज QT इंटरवल. नॉर्मली QT इंटरवल हमारे लिए था 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस. अगर आपको मिली सेकेंड में पूछ लें कि नॉर्मल QT इंटरवल मिली सेकेंड में कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 360 मिली सेकेंड टू 440 मिली सेकेंड, क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई कर लेना होना चाहिए. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये QT इंटरवल बढ़ जाता है, अगर QT इंटरवल नॉर्मली तो होना चाहिए अप टू 440, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया, इफ देयर इज अ प्रोलॉन्ग QT, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया. जब भी QT इंटरवल बढ़ता है तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और उससे पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ हो सकती है. इसीलिए हम QT इंटरवल से वी आर वेरी मच वरीड, क्योंकि अगर QT इंटरवल बढ़ा तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकता है, और वेंट्रिकुलर अरिथमिया से पेशेंट की डेथ हो सकती है. देयर आर 2 कंडीशन जिसके अंदर बाई बर्थ QT इंटरवल बढ़ा हुआ होता है. 2 ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बचपन से, फ्रॉम द डे 1 ऑफ द लाइफ, QT इंटरवल बढ़ा हुआ है, मतलब कि उस पेशेंट को कभी भी वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकता है और उसकी कभी भी डेथ हो सकती है. तो 2 कॉजेज आपको याद रखने हैं कॉन्जेनिटल प्रोलॉन्ग QT इंटरवल के. आपको ये देखना है कि MCQ के अंदर उन्होंने लिखा है विथ डेफनेस या विदाउट डेफनेस. अगर वो बोलते हैं कि पेशेंट को बाई बर्थ QT इंटरवल बढ़ा हुआ था और जो बच्चा है वो डेफ है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट जार्वेल लांगे नेल्सन सिंड्रोम. जार्वेल लांगे नेल्सन सिंड्रोम. विदाउट डेफनेस बात कर रहे हैं, मींस दे आर गोइंग टुवर्ड्स रोमानोवार्ड सिंड्रोम. सो विद डेफनेस, विदाउट डेफनेस से हम इस तरीके से आंसर निकाल लेते हैं. देन QT इंटरवल का कैल्शियम के साथ भी रिलेशन पूछते हैं. QT इंटरवल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम. मींस कि अगर सीरम कैल्शियम कम होगा, तो QT इंटरवल बढ़ जाएगा. तो हाइपोकैल्सीमिया कैन ऑल्सो लीड टू प्रोलॉन्ग QT. QT इंटरवल का मैग्नीशियम के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप है. QT इंटरवल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मैग्नीशियम लेवल्स. अगर मैग्नीशियम कम हुआ तो भी QT इंटरवल बढ़ जाएगा. वैसे तो QT इंटरवल हम ECG में देखते तुरंत ही पहचान लेते हैं कि बिगनिंग ऑफ Q से लेके कंप्लीशन ऑफ T को हम बोलते हैं QT इंटरवल. बिगनिंग ऑफ Q से कंप्लीशन ऑफ T इज QT इंटरवल. लेकिन ये जो QT इंटरवल हमारे को ECG में दिखता है, वो क्या होता है कि हार्ट रेट के साथ चेंज होता रहता है. तो हम जो हमें दिख रहा है ना क्लियर कट QT इंटरवल, हम उसको रियल करेक्टेड QT नहीं मानते. अगर हमारे को बिल्कुल एग्जैक्ट QT इंटरवल कैलकुलेट करना है ना कि किसी पेशेंट का QT इंटरवल है कितना, तो सबसे पहले आप ECG करोगे. ECG में जो QT इंटरवल आ रहा है, ECG में जो QT इंटरवल आपको दिख रहा है, उसको डिवाइड कर लेना है अंडर रूट ऑफ RR इंटरवल से.
मैथमेटिकली तो ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं करेक्टेड क्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ भी नहीं करना है, ईसीजी देखना है, उसमें क्यूटी इंटरवल कितना है, आरआर इंटरवल कितना है, वैल्यू पुट करनी है, और कंप्यूटर जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कैलकुलेट करके बता देता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटीसी, करेक्टेड क्यूटी इंटरवल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आरआर इंटरवल। अगर केवल ये पॉइंट याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं भी रख पाएंगे तो चलेगा। So these are the points to be remembered when it comes to the QT interval। हमें जो मेन प्रॉब्लम है ना QT इंटरवल से, वो ये है कि QT इंटरवल बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ गया तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकता है और उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। द नेक्स्ट इज द चेंजेस ऑफ ईसीजी बिकॉज ऑफ हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया का मतलब होता है कि पोटेशियम 5.5 से ज़्यादा हो गया, दैट इज हाइपरकेलीमिया। अगर हाइपरकेलीमिया हो जाता है तो ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? हियर इज द पी वेव, देन द क्यूआरएस एंड द टी वेव। जैसे ही पोटेशियम के लेवल 6 से ज्यादा होने लगते हैं तो ईसीजी में कुछ इस तरीके के चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो ये जो टी वेव है इसकी हाइट बढ़ जाती है कुछ इस तरीके से, द टी वेव हाइट विल इंक्रीज, दिस इज रेफर्ड एज टॉल टेंटेड टी वेव। टॉल टेंटेड टी वेव की हाइट बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेस आने लग जाएंगे। धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आएंगे? जैसे कि पी वेव जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा, पी वेव जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, पी वेव विल डिसअपियर। देन एसटी एलिवेशन विल स्टार्ट हैपनिंग, एसटी एलिवेशन होने लग जाएगा। क्यूआरएस विल बिकम वाइड, क्यूआरएस जो है वो ब्रॉड होने लग जाएगा, वाइड होने लग जाएगा। और थोड़ी देर बाद जो ईसीजी है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर पोटेशियम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, देखिए अगर 5.5 से ज़्यादा हुआ तो ये चेंज आएगा, 5.5, 6, 7, 8, 9। अगर पोटेशियम का लेवल जो है 8 और 9 से ऊपर निकल रहा है तो कुछ इस तरीके का ईसीजी दिखेगा, लुकिंग लाइक अ वेव। दिस इज कॉल्ड एज साइन वेव पैटर्न। देखिए हमें हाइपरकेलीमिया से इसलिए डरना चाहिए क्योंकि अगर किसी को साइन वेव पैटर्न आता है तो वो तुरंत वेंट्रिकुलर अरिथमिया ट्रिगर कर सकता है और पेशेंट की कभी भी डेथ हो सकती है। तो हमें हाइपरकेलीमिया से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेशियम से डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पोटेशियम बढ़ता है तो ईसीजी की जो रिदम है वो चेंज हो जाती है और वो कभी भी वेंट्रिकुलर अरिथमिया ट्रिगर करा सकती है, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हमें मेन प्रॉब्लम हाइपरकेलीमिया से वेंट्रिकुलर अरिथमिया होने का रिस्क रहता है, इसलिए हमें उससे सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। अब हाइपरकेलीमिया किन लोगों को होता है? देखिए हाइपरकेलीमिया उन लोगों को होता है, आपको और मेरे को हाइपरकेलीमिया होने की प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारी किडनीज बहुत अच्छे से काम कर रही है। किडनी का काम है एसिड को और पोटेशियम को बाहर फेंकना। अगर किडनी काम नहीं करेगी तो फिर पॉसिबिलिटी है कि पोटेशियम बढ़ जाए। जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको 2 दिन से यूरिन नहीं आया, देयर इज डिक्रीज इन द यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन ही नहीं आएगा तो पोटेशियम और H+ बाहर ही नहीं जाएगा, तो इस पेशेंट का जो है पोटेशियम बढ़ेगा, साथ में H+ भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ने लग जाएंगे। अगर पोटेशियम बढ़ेगा वो तो हाइपरकेलीमिया हो गया, और वो हाइपरकेलीमिया जो है वो कभी भी वेंट्रिकुलर अरिथमिया करा सकता है और उस पेशेंट की कभी भी डेथ हो सकती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज क्योंकि H+ बढ़ता है तो H+ तो एसिड है, तो इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। और क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो इस पेशेंट की जो है उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। एक तो ये पेशेंट लंबी लंबी गहरी सांसें लेगा, उसका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला पेशेंट जब सांस लेता है तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेता है फटाफट फटाफट, दैट इज कॉल्ड एज कुस्मोल ब्रीथिंग, कॉल्ड एज कुस्मोल ब्रीथिंग। सो वी आर फ्रेमिंग बेसिकली अ सिनेरियो फॉर यू। तो वो आपको बोलेंगे एक 70-year-old मेल है, वो आपके पास में आ रहा है, उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको लास्ट 4 घंटे से ही इज हैविंग प्रॉब्लम इन द ब्रीथिंग डिफिकल्टी इज हैविंग, द सन इज ब्रिंगिंग द पेशेंट टू यू and the patient is also giving the history that last 2 days उसने almost there is no urine has been passed, उसके फेस पे स्वेलिंग आ रही है, पीडल एडेमा हो रखा है, सो बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन हो रहा था। तो क्योंकि जैसे ही उसने बोला कि यूरिन आउटपुट नहीं आया, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसको हाइपरकेलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है। इसलिए एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम है, एंड दिस पेशेंट मे बी हैविंग हाइपरकेलीमिया आल्सो, एंड दैट हाइपरकेलीमिया एनी टाइम कैन लीड टू वेंट्रिकुलर अरिथमिया। आप तुरंत उसकी ईसीजी करोगे, तुरंत आपने ईसीजी की और ईसीजी में आपको हाइपरकेलीमिया के चेंजेस देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। दीज आर द वेरियस चेंजेस ऑफ हाइपरकेलीमिया। आप देखिए टी वेव की हाइट बढ़ी हुई मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड एज द टॉल टेंटेड टी वेव, टॉल टेंटेड टी वेव। देन यू कैन सी दैट द एसटी सेगमेंट इज गोइंग अपवर्ड, दैट इज एसटी एलिवेशन इज हैपनिंग।
देन यू कैन सी दैट द पी वेव हैज बीन डिसअपियर। आप देखो पी वेव जो है बिल्कुल डिसअपियर हो गया, और क्यूआरएस जो है धीरे धीरे ब्रॉड होता जा रहा है, और पोटेशियम बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तो ईसीजी जो है वो एक वेव की तरह आपको दिखेगी। द ईसीजी इज लुकिंग लाइक अ वेव। दिस इज कॉल्ड एज द साइन वेव पैटर्न, साइन वेव पैटर्न, and that can anytime can trigger the arrhythmia. So you can see this is a very nice diagrammatic representation that is showing you that जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ता है वैसे वैसे चेंजेस चेंज होते रहते हैं। जैसे ही पोटेशियम 6-7 के आसपास पहुंचता है, टॉल टेंटेड टी वेव आने लग जाता है। फिर आप देखो यहाँ पे नॉर्मली जो पी वेव होना चाहिए था वो पी वेव धीरे धीरे गायब हो गया है, पी वेव गायब ही हो चुका है, और फिर धीरे धीरे क्यूआरएस जो है ब्रॉड हो रहा है, एंड ब्रॉड होता जा रहा है, क्यूआरएस ब्रॉड हुआ और फिर साइन वेव पैटर्न आने लग गया। सो दीज आर द वेरियस चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू सी इफ देयर इज अ हाइपरकैलिमिया। नाउ हाइपरकैलिमिया और किसको हो सकता है? हाइपरकैलिमिया हो सकता है जैसे कि अगर कोई पेशेंट एस इनहिबिटर खा रहा है, रेमिप्रिल या फिर एआरबी खा रहा है। एस इनहिबिटर, एआरबी, ये वो ड्रग्स है जो रास सिस्टम को बंद करती है। रास सिस्टम का काम ये था कि पोटेशियम को बाहर फेंकना था, अगर रास को बंद कर दिया तो पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप रास सिस्टम इनहिबिटर्स देते हो जैसे कि एस इनहिबिटर, एआरबी, दे आर आल्सो गोइंग टू इंक्रीज द पोटेशियम। दिस वाज आस्क्ड इन the recent conducted FMG exam in the January 2024 that which of the following drug will lead to hyperkalemia? The ACE inhibitors or the ARB can lead to hyperkalemia. How to treat hyperkalemia? What is the first thing that you will do? The first thing and the foremost thing that we need to do is, हमें hyperkalemia से इसलिए डर लगता है क्योंकि अरिथमिया करा देता है ये। तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि इस पेशेंट को अरिथमिया नहीं हो जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज टू स्टेबलाइज द कार्डियोमायोसाइट। हमें सबसे पहले कार्डियोमायोसाइट को स्टेबलाइज करना है, and to stabilize the cardiomyocyte you are going to give the injection of calcium gluconate. सबसे पहले हम 1 एम्प्यूल कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी स्टेट लगा देंगे। दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द कार्डियोमायोसाइट, मतलब कि अब थोड़ी देर तक कम से कम इसको अरिथमिया नहीं होगा। देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल ट्राई टू डिक्रीज द पोटेशियम। और फिजियोलॉजी में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि पोटेशियम और इंसुलिन जो होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे ही पोटेशियम आता है, जैसे ही इंसुलिन आता है, पोटेशियम वहां से भाग जाता है। तो अब हम इसको इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन भी देंगे। इंसुलिन देंगे तो पोटेशियम कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन जब देते हैं तो ग्लूकोज भी कम हो जाता है। तो इंसुलिन के साथ में हम डेक्सट्रोज दे देंगे जिससे कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो जाए। तो विल गिव द इंसुलिन विद डेक्सट्रोज। और ये जो इंसुलिन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये इंसुलिन जो है, दिस इज द फास्टेस्ट ड्रग और द फास्टेस्ट वे टू डिक्रीज द पोटेशियम, इज द फास्टेस्ट वे टू डिक्रीज द पोटेशियम। पोटेशियम को कम करने का फास्टेस्ट तरीका है। What are the other drugs that we can do to decrease the potassium? Yes, we can do the nebulization with salbutamol. Salbutamol भी जो है वो पोटेशियम को कम करता है। We can give injection of furosemide. If not contraindicated, we can give furosemide. Loop diuretic भी पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं। Then we have in the market we have the potassium binders available. Potassium binders available होते हैं, we can give that, such as sodium polystyrene, for example. Sodium polystyrene. So this is how we are going to manage a patient of hyperkalemia. हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पहली ड्रग कौन सा देंगे? द फर्स्ट ड्रग कैल्शियम ग्लूकोनेट। बट इफ दे आस्क व्हिच इज द फर्स्ट ड्रग टू डिक्रीज द पोटेशियम, पोटेशियम कौन सी दवाई कम करेगी या फास्टेस्ट वे टू डिक्रीज द पोटेशियम? यस, दैट इज गोइंग टू बी द इंसुलिन। दैट इज गोइंग टू बी द इंसुलिन। So this is how we identify the hyperkalemia by the tall tented T waves. This is a very important high yield topic. ये just एक पेज का टॉपिक है, लेकिन invariably there is a question that is coming in the net board from this particular part. हाइपरकैलेमिया के ECG चेंजेस क्या क्या होते हैं और हाइपरकैलेमिया किसमें देखने को मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और कैसे मैनेज करते हैं, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। Now coming to hypokalemia. Hypokalemia means the potassium level is less than 3.3. अगर पोटेशियम लेस देन 3.3 हो जाता है तो जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, नॉर्मली तो ईसीजी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट इस पेशेंट का ईसीजी कुछ इस तरीके से दिखेगा। द पी वेव और टी वेव तो जैसे आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन टी वेव के बाद में आपको कभी कभी एक छोटा सा डिफ्लेक्शन और देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं यू वेव। सो देयर इज वन मोर वेव दैट विल बी जनरेटेड इफ देयर इज हाइपोकैलेमिया, यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द यू वेव। यू वेव देखने को मिल सकता है। ये यू वेव किस तरीके का दिखता है? तो यू वेव जो होता है, ये हियर यू कैन सी इन द सेकंड स्टैंडर्ड लीड, मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। हियर इज द पी वेव, देन इज द टी वेव, और टी वेव के बाद में आपको एक छोटा सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज द यू वेव। दैट इज द यू वेव। सो हियर यू कैन सी द पी वेव,
the P, then here is the T wave, और T wave के बाद एक छोटा सा positive reflection है, that is the U wave. Then again after that we are having the P wave, T wave, and then we have a small deflection is called as the U wave. So if there is a hypokalemia, we can have this U waves. We can have these U waves. Here also you can see again the P wave, the T wave, and after that you can see a small positive reflection, that is the U wave. The U wave. What are the other changes apart from U wave is the ST depression, tall P wave, tall P wave. हाइपरकैलेमिया में तो टॉल टी वेव था, यहाँ पे टॉल पी वेव है. टॉल पी वेव होता है जिसको हम बोलते हैं सूडो पी पल्मोनिल. सूडो पी पल्मोनिल मैंने ईसीजी वाले दूसरे चैप्टर में आपको बताया था. पी पल्मोनिल तो होता है, टॉल पी वेव को पी पल्मोनिल बोलते हैं, जो कि राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में आ रहा है. यहाँ पे बिना ही राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी के पी पल्मोनिल आता है, इसलिए इसको बोलते थे सूडो पी पल्मोनिल. देन दीज आर द वेरियस चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू सी. धीरे धीरे इसके अंदर टी वेव जो होता है, T wave inversion can also be seen. So plus minus can be seen. These are the various changes, but इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए यू वेव. यू वेव हाइपोकैलेमिया के लिए. हाइपोकैलेमिया किनको होने के चांसेस है? जिनके यूरिन के अंदर पोटेशियम ज्यादा बाहर निकलता है उनको हाइपोकैलेमिया हो सकता है. और पोटेशियम कौन बाहर निकालता है? पोटेशियम कौन बाहर निकालता है? पोटेशियम बाहर निकालने के लिए जो ड्रग है सच एज डायूरेटिक्स. सो क्रॉनिक यूज ऑफ डायूरेटिक्स, क्रॉनिक यूज ऑफ loop diuretics such as furosemide. Chronic use of loop diuretics particularly can lead to hypokalemia. हाइपोकैलेमिया तो वो एमसीक्यू में आपको लिख के देते हैं कि पेशेंट एक पर्टिकुलर ड्रग ले रहा था और उसके बाद उसके ईसीजी में कुछ इस तरीके चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यू वेव दिख रहे हैं. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. पोटेशियम की कमी हुई है तो पोटेशियम देना है, मींस वी नीड टू गिव इंजेक्शन ऑफ KCl. There is sometime a question that comes from the physiology that ये U wave का रीजन क्या है कि हाइपोकैलेमिया में U wave आता क्यों है. देखिए T wave जो है वो बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. T wave जो है ये इंडिकेट कर रहा है रीपोलराइजेशन को, और रीपोलराइजेशन में हेल्प कौन करता है? रीपोलराइजेशन में हेल्प करता है पोटेशियम. अगर पोटेशियम कम है तो रीपोलराइजेशन अच्छे से नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, और उसकी वजह से हमें U wave देखने को मिल सकता है. सो व्हाट इज द U wave इज? इट इज डिलेड repolarization of papillary muscles. Delayed repolarization of papillary muscles. ये papillary muscles का repolarization बहुत लेट हो रहा है क्योंकि पोटेशियम कम था. So these are the points to be remembered when it comes to hypokalemia. Hypokalemia बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाइपरकैलेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपरकैलेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट. The next thing in the ECG is the chamber hypertrophy. We have discussed already these thing 3 times. The chamber hypertrophy in the previous videos. कैसे पता करना है? We will use a principle called as Sokolow principle. हम एक Sokolow principle यूज करते हैं. हमें क्या करना होता है कि हम 2 लीड्स को देखते हैं, V1 और V5. V1 और V5 देखते हैं. V1 में क्या करते हैं कि V1 में तो S वेव की डेप्थ को देखते हैं और V5 में R वेव की हाइट को देखते हैं. We are going to see the height of the R wave in the V5 एंड यहाँ पे देखते हैं हम डेप्थ ऑफ द S वेव. सो V1 की S की कितनी डेप्थ है प्लस V5 के R की हाइट कितनी है, हम स्मॉल बॉक्स कैलकुलेट करते हैं और उन दोनों को जोड़ देते हैं. अगर ये दोनों जोड़ने पे मोर देन 35 आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी थी 1 2 3 4 5 एंड हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी विल कैलकुलेट लाइक दिस एंड वी विल मर्ज दैट. इफ इट्स कमिंग मोर देन 35, यस इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी विल सी द V1 एंड V5, लेकिन इस बार उल्टा कर देंगे. यहाँ पे क्या करेंगे, V1 का तो देखेंगे R और V5 का देखेंगे S और दोनों को मर्ज कर देंगे. अगर ये 12 से ज्यादा आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रखी है. सो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट रिमेंबर ऑन वन साइड कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को कैसे देखते हैं, उसका अपोजिट ऑटोमेटिकली राइट वेंट्रिकल हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैम्बर हाइपरट्रॉफी. देन वी हैव द बंडल ब्रांच ब्लॉक्स. द बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, पहले तो बंडल ब्रांच ब्लॉक होता क्या है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जब ऐसे नोड फायर करता है तो इंपल्स जो है एवी नोड तक आया, एवी नोड से पास होके बंडल ऑफ हिस पे गया, बंडल ऑफ हिस से इंपल्स जो होता है इट इज गोइंग टू गो टू द राइट बंडल ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच. राइट और लेफ्ट बंडल्स में जाता है और फिर वहां से होता हुआ पुर्किंजे फाइबर्स में जाता है और वेंट्रिकल को डीपोलराइज करता है. लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि इस पेशेंट का ये राइट बंडल ब्रांच काम ही नहीं कर रहा, इसको हमने कट कर दिया,
अगर आप राइट बंडल ब्रांच को कट कर देते हो तो इसको हम बोल देते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, आरबीबी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर हमने राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कर दिया तो देखिए अब चेंजेस क्या होगा, क्योंकि राइट साइड का तो वायर ही काम नहीं कर रहा है, तो अब इंपल्स जो है वो केवल लेफ्ट साइड से ट्रेवल करेगी। लेफ्ट साइड से ट्रेवल करेगी तो पहले तो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरा डीपोलराइज हो जाएगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से घूम के, ये इंपल्स जो है ये घूम के राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी और फिर राइट वेंट्रिकल को डीपोलराइज करेगी। तो मुझे खाली आप एक सिंपल आंसर कर दो कि अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है तो वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने में सेम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा? ये ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने राइट वायर को कट कर दिया तो अब इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट वायर से होते हुए पहले लेफ्ट वेंट्रिकल को डीपोलराइज करेगी, फिर घूम के आएगी, फिर राइट वेंट्रिकल को रहेगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा। और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से कौन सी वेव आती है? क्यूआरएस। तो अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो क्यूआरएस क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा या वाइड हो जाएगा? यस, इट इज गोइंग टू बी वाइड, इट इज गोइंग टू बी वाइड, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा वेंट्रिकल को डीपोलराइज होने में। ऐसा नहीं है कि केवल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, होने में तो लेफ्ट बंडल ब्रांच भी हो सकता था। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है, अगर लेफ्ट बंडल काम नहीं कर रहा तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, तो प्रॉब्लम तो सेम ही रहेगी। इस बार लेफ्ट साइड का वायर कट कर दिया तो अब करंट जो है पहले राइट साइड से होता हुआ पूरा राइट वेंट्रिकल को डीपोलराइज करेगा, फिर वहां से घूम के आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को करेगा। सो इन दैट केस ऑल्सो द क्यूआरएस इज गोइंग टू बी वाइड। सो वेदर इट इज अ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्यूआरएस तो वाइड होना ही होना है। तो पता कैसे करेंगे? मान लीजिए उन्होंने एक ईसीजी दिया और वो ये बोल रहे हैं कि इस पेशेंट को बंडल ब्रांच ब्लॉक है, हमें पता करना है कि लेफ्ट है या राइट है। एक तो उसका क्यूआरएस ब्रॉड होगा, और हमें कौन सी लीड्स देखनी है? हमें देखनी है V1। मेनली हमारा डायग्नोस V1 से ही बन जाएगा। चाहे तो आप V6 भी देख सकते हैं, बट मेनली डायग्नोस बन जाता है V1 से। V1 में इस पेशेंट की ईसीजी कुछ इस तरीके से दिखेगी। यू विल हैव द P वेव, देन यू विल हैव अ स्मॉल R वेव, द S वेव, a big R wave and something like this। कुछ इस तरीके का आपको कॉम्प्लेक्स दिखेगा। क्यूआरएस जो है वो वाइड हो गया और उसका शेप भी चेंज हो गया। पहले एक छोटा आर वेव आ रहा है, फिर एस वेव आ रहा है और फिर एक बड़ा आर वेव आ रहा है। इसको हम बोलते हैं RSR पैटर्न, या फिर हम इसको बोलते हैं रैबिट ईयर पैटर्न। तो अगर ईसीजी के अंदर हमारे को रैबिट ईयर पैटर्न देखने को मिल रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और रैबिट ईयर पैटर्न कहां पे दिखेगा? V1 के अंदर। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो V1 के अंदर की ईसीजी कुछ इस तरीके से दिखेगी, P वेव, क्यूआरएस कुछ आपको ऐसा दिखेगा। सो क्यूआरएस इज लुकिंग लाइक अ V पैटर्न। अगर आप खाली क्यूआरएस को देखो तो क्यूआरएस जो है आपको V जैसा दिख रहा है। हियर वी आर हैविंग द V पैटर्न। तो अगर क्यूआरएस में V पैटर्न आ रहा है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और रैबिट ईयर जैसा पैटर्न आ रहा है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। हम ईसीजी देख के इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिस इज ईसीजी इज गिवन एंड ऑप्शंस आर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जब भी ऐसे ऑप्शन आएंगे सबसे पहले आप V1 पे चले जाओ और V1 पे ईसीजी को देख लो। मैं आपके लिए ईसीजी ड्रॉ कर रहा हूं, द P वेव, द QRS, द T वेव, द P वेव, QRS and the T wave. You can see that the ECG, the QRS is looking like what? Is it looking like a rabbit ear or is it the QRS को देखो, आप खाली QRS को देखो। अगर मैं QRS को हाईलाइट करूं तो this is the QRS, this is looking like V, so it is a V pattern, so it is left bundle branch block, left bundle branch। Whereas if you see the nearby ECG, मैं आपको एक दूसरा ECG दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए आप, this is the V1, V1 में देखिए आप, अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं, here is the P wave, then there is a small R wave, then is the S wave, then this is a big R wave and something like this. So you can see this is a rabbit ear pattern, एक छोटा R आ रहा है, फिर S आ रहा है, फिर बड़ा R आ रहा है। This is called as the RSR pattern, RSR pattern। Here also in this ECG you can see this is the V1, V1 में देखिए आप ध्यान से, एक छोटा सा R है, बहुत फोटो इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं, छोटा सा R है, फिर S आ रहा है, फिर वापस से R आ रहा है। So if the RSR pattern is there, it is rabbit ear pattern, it's right bundle branch block। लेकिन अगर V pattern आ रहा है, that is the left bundle branch block। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो हम में से बहुत सारे लोगों को है एंड इट्स वेरी मच बिनाइन कंडीशन, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेकिन अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, देन इफ द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक देन वी नीड टू डू CRT, मींस कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। वी नीड टू गो फॉर कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। अगर हमें लग रहा है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वी कैन गो फॉर CRT।
बट अदरवाइज तो क्या होता है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक जो होते हैं ये तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पर्टिकुलरली राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में तो हम में से बहुत सारों को है बाई बर्थ है, और हमें पता भी नहीं होगा। इट्स कंप्लीटली बिनाइन कंडीशन, राइट? सो दिस इज all about the ECG part. And if you go through this much amount of the information of ECG, your most of the MCQ, means 98-99% of the MCQ will be correct. The approach I have already discussed with you कि किसी भी ECG के MCQ में हमें कैसे अप्रोच करना है। मान लीजिए ECG दिया है और वो पूछ रहे हैं कि डायग्नोसिस क्या है या ट्रीटमेंट क्या है, वॉट एवर दे आस्किंग। से फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस पूछ रहा है, तो देखिए चाहे ट्रीटमेंट पूछे चाहे कुछ पूछे, पहले डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर वो डायग्नोसिस पूछ रहा है तो हमें ईसीजी में प्रॉब्लम ये होती है कि देखना कहाँ है, कौन सी लीड्स में देखना है और क्या देखना है। तो वो आंसर हमें मिलता है ऑप्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑप्शन दे रखा है पीएसवीटी, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, मैट, एट्रियल फिब्रिलेशन, इस तरीके के ऑप्शन दे रखे। तो मैंने आपको हर ईसीजी में बताया कि कौन सी ईसीजी को कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैट के लिए हमें देखना होता है सेकंड स्टैंडर्ड लीड, और सेकंड स्टैंडर्ड लीड में कुछ पिक्यूलियर फाइंडिंग को ढूंढना है। वो हमने वहां पे मैट के टाइम पे डिस्कस की है। अगर वो फाइंडिंग आपको दिख जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखती है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमें ऑप्शन बताता है कि देखना कहाँ है और क्या देखना है, एंड दैट वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर, राइट? सो अदरवाइज तो ईसीजी इतना बड़ा टॉपिक है दैट इटसेल्फ इट कैन टेक enormous volumes of books are there on ECG. So that much amount of the information is not required at this particular entry level exam. But if you are if you know this much amount of information, your most of the MCQs will be correct, right? Thank you.